यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 61। 2 कार्ड। विटो के बदले की कार्रवाई से शिकागो में ज्यादा हलचल नहीं मची। आखिरकार पीड़ित एक मामूली बंदरगाह मालिक और उसके कुछ गुंडे ही थे। समाज के निचले तबके के गुंडे होने के बावजूद ऐसे लोग जायज गैंगस्टर की श्रेणी में भी नहीं आते थे। उनकी मौत से कोई खास हलचल नहीं हुई और पुलिस ने कुछ पैसों का लेन देन करके इस मामले को अपनी रिपोर्ट में एक साधारण गिरोह संबंधी झड़प करार दे दिया और बस इसी तरह मामला समाप्त हो गया। अगले ही दिन वीटो आधिकारिक तौर पर जोश की अंगरक्षक टीम का हिस्सा बन गया। उन्हें केवल एक ही बात परेशान कर रही थी, वो थी नौकरी के लिए अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा। परीक्षा के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर से असामान्य मात्रा में खून निकाला जा रहा हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका मासिक वेतन चौंका देने वाला $200 होगा, तो उनके सारे संदेह तुरंत दूर हो गए। इसे समझने के लिए एक सैनिक के रूप में उनका वेतन मुश्किल से $100 से थोड़ा अधिक था, क्योंकि पैराट्रूपर्स को विशेष भत्ते के रूप में $50 अतिरिक्त मिलते थे। अब उनकी आमदनी दोगुनी हो गई थी और नौकरी अपेक्षाकृत तनाव मुक्त थी। जोश अनुचित मांगे करने वाला व्यक्ति नहीं था और अंगरक्षक शिफ्ट में काम करते थे। नियमित सैन्य प्रशिक्षण के अलावा वे एक आरामदायक दिनचर्या का आनंद लेते थे। विटो को नई जीवन शैली में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसे ये जीवन शैली पसंद भी आने लगी। फिर खबर आई एक संदेश जिसमें उसे जोश के साथ लॉस एंजल्स, विशेष रूप से हॉलीवुड की यात्रा की तैयारी करने के लिए कहा गया था। हॉलीवुड का नाम सुनते ही वीटो रोमांच से भर उठता था। भला टिंसल टाउन के आकर्षण से कौन मोहित नहीं होगा? अरे बूढ़े, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जोश ने एक युवा महिला की प्रोफाइल वाले फोल्डर को घूरते हुए ताना मारा। तस्वीर में एक जाना पहचाना चेहरा दिख रहा था। उसने डेस्क के सामने बैठे व्यक्ति लिंडन श्नाइडर को देखा। हालांकि प्रोफाइल में लड़की का नाम एंजेला फिली लिखा था, लेकिन जोश ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया। अपने पिछले जीवन में यह लड़की हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मोनरो थी, लेकिन ऑड्रे हेबर्न जैसी दिखने वाली लड़की से मिलने के बाद जोश एंजेला को देखकर उतना हैरान नहीं हुआ। वैसे भी मोनरो जैसी लड़कियां उसकी पसंद नहीं थी। लिंडन श्नाइडर के प्रति उनके गुस्से का कारण लड़की की 18 वर्ष की आयु थी। लिंडन के अनुसार वो पिछले वर्ष से ही उसका भरण पोषण कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब एंजेला केवल 17 वर्ष की थी। और लिंडन की उम्र कितनी थी? वो 50 वर्ष के आसपास थे। जोश के पिता से एक पीढ़ी बड़े। ये बिल्कुल बूढ़े बैल का जवान घास खाना जैसा था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये लड़की तो 2 साल से ज्यादा समय से इस बूढ़े आदमी एमरी के साथ है। उसके मुकाबले मैं जो कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं। लिंडन ने कामुक मुस्कान के साथ जवाब दिया। जोश चुप रहा। अगर लिंडन के दावे सच थे तो एंजेला 15 या 16 साल की उम्र से ही एमरी के साथ थी। आत्महत्या करके मरने वाला बूढ़ा वकील एमरी तो और भी बेशर्म था। पता चला कि एमरी की मृत्यु से पहले एंजेला उसकी प्रेमिका थी। एमरी के साथ अपने लेन देन के दौरान जब लिंडन ने उसे देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। एमरी की मृत्यु के बाद जोश के साथ अपनी साझेदारी के कारण आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके लिंडन ने एंजेला से संपर्क साधा। ऐसा लगता था कि एंजेला आत्मनिर्भर स्वभाव की नहीं थी। जीवन यापन के कौशल की कमी के कारण वो पूरी तरह से एमरी के सहारे जी रही थी। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके पास बहुत कम पैसा बचा था तो उसने वेश्यालय में काम करने के बारे में भी सोचा था। इसलिए जब लिंडन उसके पास आया और उसने अपनी दौलत का प्रदर्शन किया तो वो बिना किसी झिझक के उससे लिपट गई। धिक्कार है इस धन प्रेरित समाज पर। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी भी कुछ युवा रखैले होंगी। जोश ने कड़वाहट से सोचा। ठीक है, मैं समझ गया, उसे अपने साथ ले जाओ। जोश ने फाइल को वापस लिंडन की ओर फेंकते हुए कहा। लिंडन द्वारा एंजेला की जानकारी जोश को देने का कारण सरल था। वो फिल्म उद्योग में उसके लिए एक जगह खोजना चाहता था, क्योंकि जोश अब 2 फिल्म स्टूडियो का कार्यभार संभाल रहा था। हालांकि इस सुझाव से जोश को एक विचार आया। इसमें कोई शक नहीं कि सही तरीके से तैयार होने पर एंजेला आसानी से इंडस्ट्री में धूम मचा सकती है। हो सकता है कि उसे जोश के पुराने जीवन की मर्लिन मोनरो जैसी विश्वव्यापी प्रसिद्धि न मिले, लेकिन वो फिर भी एक उल्लेखनीय स्टार बन सकती है। मोनरो के सुपरस्टार बनने में कैनेडी भाइयों के समर्थन का बहुत बड़ा योगदान था। विडंबना यह है कि उनका पतन भी उन्हीं से जुड़ा हुआ था। इस दुनिया में जोश का प्रभाव कैनेडी परिवार के बराबर नहीं था। कैनेडी परिवार के मुखिया बोस्टन के वित्तीय अभिजात वर्ग में एक प्रमुख व्यक्ति थे। एक पूर्व उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी और एक धनी उद्योगपति थे।
उनके सभी बेटे सेना में उच्च पदों पर आसीन हुए थे और राजनीतिक सफलता के लिए तैयार थे। दूसरी ओर जोश धन और प्रभाव के मामले में अपेक्षाकृत नया था। बेशक अंततः कैनेडी परिवार से जोश को कोई वास्तविक खतरा नहीं था। इतिहास गवाह है कि उन सभी का अंत दुखद ही हुआ। जॉन और रॉबर्ट कैनेडी दोनों की हत्या कर दी गई। जब जोश इस बारे में सोच रहा था तो उसके मन में एक विचार आया, अगर एंजेला उसकी मैरिल वाई मॉनरोज थी तो क्या वो अपनी ऑड्रे हेबर्न सबरीना को भी अपने साथ ला सकता था? और उनकी अमीर बहन मार्गरेट के बारे में क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। रुको, उस दौर से वह और किसे भर्ती कर सकता था? शायद एलिजाबेथ टेलर। जोश की मूल दुनिया में टेलर पहले से ही एक बाल कलाकार थी, लेकिन इस वैकल्पिक समय रेखा में जोश ने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। ऐसा लगता था मानो वो यहां अस्तित्व में ही नहीं है। कोई बात नहीं, मोनरो और हेबर्न को अपने शुरुआती दाव के रूप में इस्तेमाल करते हुए जोश ने शानदार शुरुआत की। patreon.com अहमाम दिमोफो से जुड़े और अध्याय 112 तक पढ़े। अध्याय 62, लॉस एंजल्स। DC-3 विमान लॉस एंजल्स हवाई अड्डे पर धीरे धीरे उतरा। लॉस एंजल्स हवाई अड्डा, जो बाद में लॉस एंजल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, 1930 के दशक से ही चालू था। हालांकि उस समय कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं थी, इसलिए अंतरराष्ट्रीय शब्द का कोई महत्व नहीं था। जाहिर है हवाई अड्डे का आकार भविष्य में इसके विशाल आकार से तुलना करने लायक नहीं था। आखिरकार हवाई यात्रा तब भी परिवहन का एक अपेक्षाकृत आरामदायक साधन माना जाता था। अधिकांश DC-3 विमानों में सीटें नहीं बल्कि बर्थ लगे होते थे। उदाहरण के लिए जोश द्वारा खरीदे गए DC-3 विमान में 12 बर्थ थे। संयोगवश लॉस एंजल्स की इस यात्रा पर ठीक 12 लोग थे। जोश, मार्गरेट, लिंडन श्नाइडर और उनकी प्रेमिका एंजेला, सबरीना, फ्रांसेस्का और 6 अंगरक्षक, जिनमें वीटो और ब्रुक शामिल थे। फ्रांसेस्का की मौजूदगी का कारण आसानी से समझा जा सकता था। वो जोश और मार्गरेट की देखभाल करने वाली नौकरानी थी। यह कोई कठिन काम नहीं था। जोश और मार्गरेट सख्त मालिक नहीं थे, जिसकी वजह से यह नौकरी काफी आकर्षक थी। वीटो से संबंध न होता तो शायद फ्रांसेस्का को यह अवसर न मिलता। सबरीना की बात करें तो जोश ने उसे अपने पाले कर लिया था। हालांकि पहले वो लीबलर परिवार में नौकरानी जैसी दिखती थी, लेकिन असल में वो उनकी आधिकारिक कर्मचारी नहीं थी। वो वहां सिर्फ इसलिए काम करती थी क्योंकि उसके पिता जॉन लीबलर के ड्राइवर थे और उसे कुछ खर्च के लिए पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। इसके अलावा ये युवती सिर्फ 15 साल की थी। जोश को बस सबरीना और उसके पिता दोनों के लिए प्रसिद्धि और तरक्की की एक सुनहरी तस्वीर पेश करनी थी। जॉन लीबलर के प्रोत्साहन से जोश ने आसानी से लड़की का अनुबंध हासिल कर लिया। बेशक जोश ने यह बात मार्गरेट से नहीं छिपाई, बल्कि खुलकर उसे लड़की को एक स्टार बनाने के अपने इरादे के बारे में बताया। मार्गरेट, जो समझदार और दूरदर्शी थी, ने जरा भी आपत्ति नहीं जताई। वो जानती थी कि अगर जोश के मन में उस बच्ची के लिए कोई गलत इरादा होता तो उसे उससे खुलकर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बजाय उन्होंने जोश पर पूरी तरह भरोसा करना चुना। उन्होंने यात्रा के दौरान सबरीना का पूरा ख्याल रखा, यहां तक कि जब वे जहाज से उतरे तो वो बच्ची मार्गरेट से चिपकी हुई थी और उन्हें बहन कहकर पुकार रही थी। यह मार्गरेट की चतुराई का एक उदाहरण था। उस लड़की से दोस्ती करने से जोश या मार्गरेट से जुड़े भविष्य के किसी भी संघर्ष में उसकी वफादारी सुनिश्चित हो जाएगी। इसके विपरीत एंजेला मार्गरेट और अन्य लोगों के बीच बेमिल सी लग रही थी। पूरी यात्रा के दौरान उनके बीच संवाद बहुत कम था। हालांकि उनके आपसी व्यवहार में कोई स्पष्ट शत्रुता नहीं थी, फिर भी अलगाव का एक स्पष्ट एहसास था। एक अदृश्य दीवार उन्हें अलग रखे हुए थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि मार्गरेट को एंजेला से खतरा महसूस होता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो उस लड़की को अपने से नीचा समझती थी। एंजेला उसके मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। यह सूक्ष्म भेदभाव पदक्रम पर आधारित नहीं था। सबरीना और फ्रांसेस्का के प्रति मार्गरेट का स्नेहपूर्ण व्यवहार इस बात को स्पष्ट करता था। हालांकि एंजेला का मामला अलग था। वो इस असमानता को भांपती हुई प्रतीत होती थी और डरी हुई गिलहरी की तरह लिंडन श्नाइडर के आसपास मंडराती रहती थी। मार्गरेट की प्रभावशाली उपस्थिति उसके लिए असहनीय थी। जोश और लिंडन श्नाइडर दोनों ने ही इस अनकहे तनाव के बारे में चुप रहना ही समझदारी भरा विकल्प चुना। बेवजह की बात, जोश तो उस औरत के चक्कर में पड़ने वाला ही नहीं था जिसका उसकी योजनाओं से कोई लेना देना न हो। उसके लिए एंजेला महज एक अधीनस्थ की रखेल और मुनाफे का जरिया थी। वहीं लिंडन श्नाइडर इतना बेवकूफ नहीं था कि मामूली से अफेयर के लिए बॉस लेडी को नाराज कर दे। जैसे ही वे उतरे, वीटो और ब्रुक्स सबसे आगे थे। उनके पीछे जोश और मार्गरेट थे। फ्रांसेस्का और सबरीना उनके पीछे थी, जबकि लिंडन श्नाइडर और एंजेला सबसे पीछे थे। लॉस एंजल्स में आपका स्वागत है, श्रीमान खान। जैसे ही जोश विमान से उतरा, सूट पहने 2 चुस्त दुरुस्त दिखने वाले व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। उनके पीछे कारों की एक कतार थी। ये दोनों व्यक्ति उन 2 फिल्म कंपनियों के सीईओ थे जिन्हें जोश ने हाल ही में अधिग्रहित किया था। सीगल पिक्चर्स के पीट और रोज पिक्चर्स के ब्रैड। 1940 के दशक में प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। हालांकि बाद के दशकों की तरह
हॉलीवुड में अनगिनत छोटी प्रोडक्शन कंपनियां भी मौजूद थी। ये दोनों कंपनियां इसी दूसरी श्रेणी में आती थी। खुद को फिल्म कंपनी कहने के बावजूद ये दोनों संस्थाएं मुख्य रूप से गैंगस्टरों के लिए स्थानीय अभिजात वर्ग से संबंध स्थापित करने का जरिया थी। इनका वास्तविक संचालन कुछ आधुनिक मॉडलिंग एजेंसियों जैसा था, जो होनहार युवा प्रतिभाओं का शोषण करने के लिए जानी जाती है। उदाहरण के लिए, वे हॉलीवुड स्टार बनने का सपना देखने वाली महत्वाकांक्षी युवतियों को कम वेतन पर शोषणकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए लुभाते थे और फिर उन्हें आपत्तिजनक स्थितियों में धकेल देते थे। इस तरह की गतिविधियां चौंकाने वाली लग सकती हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी कई मनोरंजन और फिल्म कंपनियां इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि अब वे अधिक गुप्त तरीके से ऐसा करती है। उस समय तो ये लगभग खुलेआम होता था। इन दोनों में से सीगल पिक्चर्स अपेक्षाकृत बेहतर थी। इसका स्वामित्व बेंजामिन बग्सी सीगल के पास था, जो यहूदी माफिया का एक प्रमुख व्यक्ति था। खुद सीगल में नाटकीयता की प्रतिभा थी और उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था। हालांकि ये प्रयास लाभदायक नहीं थे और आमतौर पर घाटे में ही समाप्त होते थे। हालांकि उद्योग के प्रति सीगल के जुनून के कारण कंपनी के पास कम से कम उचित फिल्म उपकरण थे, जिससे ये एक वैध स्टूडियो जैसा दिखता था। दूसरी ओर रोज पिक्चर्स असल में एक दिखावटी कंपनी थी, लेकिन जोश के आने से दोनों कंपनियों की अनैतिक गतिविधियों का अंत हो गया। उनके स्वामित्व में ऐसी पद्धतियों की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। दरअसल जोश ने दोनों कंपनियों का विलय करने की योजना बनाई थी। उन्हें अलग अलग रखना केवल संसाधनों और धन की बर्बादी थी। जहां तक पीट और ब्रैड की बात है, जोश का उन्हें नौकरी से निकालने का कोई इरादा नहीं था। लॉस एंजल्स आने से पहले उनके रिकॉर्ड की समीक्षा करते समय जोश उनकी संसाधन क्षमता से प्रभावित हुआ था। कंपनियों के सीमित बजट के बावजूद दोनों ने कुछ ऐसी फिल्में बनाने में कामयाबी हासिल की थी जिनसे वास्तव में मुनाफा हुआ था, सिवाय उन फिल्मों के जिनमें सीगल ने अभिनय किया था। ब्रैड की उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। उन्होंने बेहद कम बजट में उपकरण और लोकेशन किराए पर लेकर एक लाभदायक फिल्म का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह असाधारण था। हालांकि मुनाफा बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ऐसी बाधाओं के बावजूद मुनाफा कमाने की क्षमता उनकी प्रतिभा का प्रमाण थी। जोश ने दोनों व्यक्तियों को मौका देने का फैसला किया, लेकिन ऐसा उसने पहले स्वयं दोनों कंपनियों का निरीक्षण करके यह देखने के बाद किया कि उसे विरासत में क्या मिला है। patreon.com अहमाम दिमोफो से जुड़े और अध्याय 114 तक पढ़े। अध्याय 63 आइसोडाइन ऊर्जा। अपनी निम्न अक्षांश स्थिति और तटीय स्थान के कारण लॉस एंजल्स शिकागो की तुलना में काफी गर्म है। समुद्र की हल्की हवा का आनंद लेते हुए काफिला जल्दी ही हॉलीवुड पहुंच गया। हालांकि पीट और ब्रैड ने पहले से ही रहने की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अभी सुबह का समय था और खाने का समय नहीं हुआ था। इसलिए जोश और उसके समूह ने पहले दोनों कंपनियों का दौरा करने का फैसला किया। उस दौर में हॉलीवुड पहले से ही प्रसिद्ध था, लेकिन फिर भी वो भविष्य की भव्यता से काफी पीछे था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध वॉक ऑफ फेम का अस्तित्व ही नहीं था। इसकी स्थापना 1958 में होनी थी। जोश ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। अगर वो ये विचार रखता तो हॉलीवुड नगर सरकार द्वारा अपनी प्रतिष्ठा के लिए इतने लाभकारी प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की संभावना न के बराबर थी। समूह ने सबसे पहले रोज पिक्चर्स का दौरा किया, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद वे वहां से चले गए। जैसा कि पहले बताया गया है, ये मूल रूप से एक दिखावटी कंपनी थी, जिसके नाम पर एक कार्यालय के अलावा कुछ भी नहीं था। कार्यक्रम के मेजबान ब्रैड कुछ शर्मिंदा दिखे। हालांकि एक नाम मात्र के मुखिया होने के नाते वो इसे बदल भी नहीं सकते थे। हालांकि कंपनी के पास युवा महिला प्रतिभाओं के लिए अनुबंधों का एक बड़ा संग्रह था। हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लड़कियां असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी और उनकी तस्वीरें, खैर, वे काफी कलात्मक थी। नजारे का आनंद ले रहे हो, है ना? कार में मार्गरेट आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और जोश को कई बार चुटकी काट ली, क्योंकि वो तस्वीरों को दिलचस्पी से देख रहा था। है, मैं तो बस ये देख रहा हूं कि क्या कोई होनहार प्रतिभा है जिसे निखारने लायक समझा जाए। जोश ने शर्माते हुए मुस्कान के साथ जल्दी से समझाया। मार्गरेट ने आंखें घुमाई। जाहिर तौर पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर उसने जोश द्वारा लिखी गई 2 स्क्रिप्ट न पढ़ी होती, जो वाकई दिलचस्प थी, तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि फिल्म उद्योग में बिना किसी पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति कुछ उल्लेखनीय कर सकता है। हाँ, जोश पर मार्गरेट का भरोसा मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित था कि उसने पहले से ही कहानी की कुछ रूपरेखाएं तैयार कर रखी थी। मार्गरेट को वे रूपरेखाएं काफी रोचक लगी। बेशक वे उचित पटकथाओं की बजाय कथानक के सारांश की तरह अधिक थे, क्योंकि जोश पटकथा लेखन में कुशल नहीं था, लेकिन वो कहानियां लिखने में माहिर था। अपने पिछले जीवन में जोश काम के दौरान अपने खाली समय में वेब उपन्यास लिखने का शौक रखता था। हालांकि वे कोई क्रांतिकारी उपन्यास नहीं थे, लेकिन वो एक आकर्षक कथानक की संरचना करना जानता था। उस दौर में कंप्यूटर न होते हुए भी टाइपराइटर मौजूद थे और कहानी की एक मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। उन्होंने बाद में इसे पेशेवर पटकथा लेखकों को सुधार के लिए सौंपने की योजना बनाई थी। आखिरकार उस दौर में फिल्म निर्माण अपेक्षाकृत अपरिष्कृत था, जिसमें सरल संवाद और कम चुनौतीपूर्ण अभिनय होते थे।
जब तक अभिनेता कुशल होते और कहानी रोचक होती, फिल्म के सफल होने की पूरी संभावना रहती थी। समूह जल्द ही सीगल पिक्चर्स पहुंच गया। रोज पिक्चर्स की तुलना में सीगल पिक्चर्स की स्थिति कहीं बेहतर थी। यद्यपि ये अभी भी छोटे पैमाने पर थी, लेकिन इसमें सभी आवश्यक विभाग और उपकरण मौजूद थे। हालांकि जब वे महाप्रबंधक के कार्यालय की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने पास ही में एक बहस छिड़ने की आवाज सुनी। क्या हो रहा है? शोर सुनकर जोश ने भौहें चढ़ा ली। ओह, ये एक जानी मानी अभिनेत्री है। जब से उनके पूर्व बॉस सीगल का निधन हुआ है, तब से वो अपना अनुबंध समाप्त करने की मांग कर रही है। पीट ने कुछ देर सुनने के बाद समझाया। अरे, इस कंपनी में एक सेलिब्रिटी है, उसका नाम क्या है? जोश ने उत्सुकता से पूछा। व्हिटनी फ्रॉस्ट, पीट ने जवाब दिया। ये नाम सुनकर जोश चौंक गया। मार्गरेट से नजरें मिलाते हुए उसे याद आया कि पिछले साल यूएसओ के एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात मार्गरेट से संक्षिप्त रूप से हुई थी। वही कार्यक्रम जिसमें कैप्टन अमेरिका भी आए थे। उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि व्हिटनी फ्रॉस्ट सीगल पिक्चर्स में एक अनुबंधित अभिनेत्री होंगी। उसका अनुबंध कितने समय का है? जोश ने पूछा। ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 3 साल बचे हैं, पीट ने जवाब दिया। 3 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है। क्या उसके साथ यहां दुर्व्यवहार हो रहा है? जोश ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो असल में कंपनी की सबसे बड़ी स्टार है और उनके साथ होने वाला व्यवहार अन्य एलिस्ट अभिनेत्रियों से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सीगल की मृत्यु के बाद कंपनी ने अपने कुछ संसाधन और समर्थन खो दिए, पीट ने समझाया। ठीक है, तो फिर इस पर चर्चा करने की कोई बात नहीं है। अनुबंध के अनुसार ही कार्रवाई करें, जोश ने दृढ़ता से कहा। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद जोश उसे कंपनी की एक और संपत्ति के रूप में देखता था, मुनाफा कमाने का एक साधन। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसे विशेष व्यवहार मिले। हालांकि जोश ने पीट के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी देखी। क्या समस्या है? जोश ने पूछा। खैर श्रीमान खान, इस महिला के इतना हंगामा करने की हिम्मत करने का कारण यह है कि वो हाल ही में एक बड़े कारोबारी के साथ जुड़ गई है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे निपटना आसान नहीं है, पीट ने सावधानी से कहा। एक बड़ा कारोबारी? कौन? जोश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इसोडाइन एनर्जी ग्रुप के प्रमुख कैल्विन चैडविक, पीट ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हिटनी फ्रॉस्ट के विपरीत जोश के लिए कैल्विन चैडविक नाम उतना जाना पहचाना नहीं था। हालांकि वो मार्वल की अधिकांश फिल्मों से परिचित था, लेकिन उसने एजेंट कार्टर जैसी कई स्पिन सीरीज नहीं देखी थी। हालांकि जोश को आइसोडाइन एनर्जी के बारे में अच्छी तरह से पता था। सबसे पहले प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ यूरी से बातचीत करने के बाद से ही जोश ने ऊर्जा क्षेत्र को अपनी भविष्य की विकास योजनाओं में शामिल कर लिया था। स्वाभाविक रूप से उसने अमेरिकी ऊर्जा उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों पर शोध किया था। इसोडाइन एनर्जी देश की अग्रणी कंपनियों में से एक थी, जो न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसे बड़े शहरों में बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करती थी। दूसरा, कंपनी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल थी। बेशक मैनहट्टन प्रोजेक्ट बेहद गोपनीय था, लेकिन अपने शोध के दौरान जोश ने पाया कि कई ऊर्जा कंपनियां टेनेसी में मैनहट्टन इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट नामक एक परियोजना में लगी हुई थी। एक समय यात्री होने के नाते उनके लिए प्रसिद्ध मैनहट्टन प्रोजेक्ट से इसका संबंध जोड़ना मुश्किल नहीं था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पीट को यह स्थिति कठिन लगी। अगर इस अभिनेत्री ने सचमुच ऐसी कंपनी के मालिक से संबंध बना लिया होता, तो वो प्रभावी रूप से सत्ता के एक नए स्तर पर पहुंच गई होती। patreon.com अहमाम दिमोफो से जुड़े और अध्याय 116 तक पढ़े। अध्याय 64, व्हिटनी फ्रॉस्ट। पीटर को आगे चलने का इशारा करते हुए समूह अभिनेता विभाग की ओर बढ़ गया। एक दफ्तर में सूट पहने एक अधेड़ उम्र का घमंडी आदमी विभाग प्रमुखों में से एक को जोर जोर से डांट रहा था। पास ही सोफे पर बड़े सलीके से बैठी सिगरेट पीती हुई एक खूबसूरत महिला थी, कोई और नहीं बल्कि व्हिटनी फ्रॉस्ट, जिससे जोश पहले मिल चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहां देखूंगा, व्हिटनी। जोश सीधे ऑफिस में दाखिल हुआ और व्हिटनी का अभिवादन किया। ये बदतमीज कहां से आ गया? क्या तुम्हें बड़ों से बात करने का तरीका भी आता है? क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी शिष्टाचार नहीं सिखाया? व्हिटनी के जवाब देने से पहले ही अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाने लगा। जोश और मार्गरेट के चेहरे के भाव तुरंत ठंडे पड़ गए। जोश के पीछे खड़े वीटो ने तुरंत कार्रवाई की। वो आगे बढ़ा और उस आदमी को घुटने से जोरदार प्रहार किया। मां, आदमी ने गाली देने की कोशिश की, लेकिन वीटो के चेहरे पर पड़े जोरदार लात से उसकी आवाज दब गई। दांत और खून चारों ओर बिखर गए और वो आदमी एक शब्द भी नहीं बोल सका। कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग वीटो की हरकत देखकर स्तब्ध रह गए। केवल जोश और अंगरक्षकों ने ही वीटो को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। किसी ने भी इस दिखने में परिष्कृत युवक से इतने निर्णायक और निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। वीटो, अगली बार थोड़ा संभल कर बोलना, आखिर यहां महिलाएं भी मौजूद हैं। जोश ने मार्गरेट के कंधे पर तंज कसते हुए कहा। उसके लहजे में कोई डांट फटकार नहीं थी। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा हंगामा था, मार्गरेट ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वीटो की अचानक हरकत ने उसे पहले तो चौंका दिया था, लेकिन जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी को जमीन पर कराहते हुए देखा तो उसे तसल्ली मिली और उसने वीटो को सहमति भरी नजरों से देखा। मार्गरेट के लिए जोश का अपमान करना उसका अपमान करने से अलग नहीं था। जी बॉस, अगली बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगा,
वीटो ने हल्की सी मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक पीछे हटते हुए कहा। इस कदम ने निस्संदेह जोश और मार्गरेट दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। वो आदमी कौन है? जोश ने फर्श पर अपना चेहरा पकड़े हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हुए पूछा। माफ कीजिए श्रीमान खान, ये मेरे एजेंट है। मैनेजमेंट से विवाद के बाद ये नाराज हो गए और अपना आपा खो बैठे। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, व्हिटनी ने डर से भरी आवाज में कहा। उसने जोश को शिकागो के उस युवा उद्योगपति के रूप में पहचान लिया था जिससे वो पहले मिल चुकी थी। मन ही मन व्हिटनी अपने निकम्मे एजेंट को कोस रही थी। समस्याओं को सुलझाने के बजाय वो उन्हें और बढ़ा रहा था। वो जोश से डरती नहीं थी, लेकिन वो बेवजह दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। अरे सिर्फ एक एजेंट? मुझे तो लगा था कि खुद मिस्टर चैडविक ही यहां आए हैं। जोश ने ठंडे लहजे में कहा। इसका मिस्टर चैडविक, मिस्टर खान से कोई लेना देना नहीं है। व्हिटनी ने थोड़ी झूंझलाहट भरी आवाज में तुरंत जवाब दिया। उसे संदेह था कि जोश की टिप्पणियां पीटर की उपस्थिति के कारण थी। जोश ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बोलने से पहले उसने कुछ पल व्हिटनी को घूरा। आप सही कह रही है सुश्री फ्रॉस्ट। चलिए मुद्दे पर आते हैं। अपने एजेंट से मेरे अधीनस्थ से माफी मंगवाइए और बात यही खत्म हो जाएगी। आपका अधीनस्थ? व्हिटनी ने वीटो की ओर देखा। वो नहीं, वो। जोश ने उस मैनेजर की ओर इशारा किया जिसे पहले डांट पड़ी थी। जब व्हिटनी को पता चला कि जोश कंपनी का नया मालिक है तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। समझ गई। उसने अपने एजेंट को पैर से धक्का देते हुए कहा, अभी माफी मांगो। माफ कीजिए श्रीमान मर्डोक, श्रीमान खान, ये मेरी गलती थी। एजेंट ने जमीन पर लौटते हुए हकलाते हुए कहा। ठीक है, जाओ। जोश ने उसे दोबारा देखे बिना ही लापरवाही से कहा। व्हिटनी की तीखी निगाहें पड़ने के बाद एजेंट कमरे से भाग निकला और दरवाजे पर ठोकर खाकर फिर गिर पड़ा। यह स्पष्ट था कि इस सब के पीछे अंगरक्षकों का हाथ था। हालांकि उन्होंने मासूमियत का दिखावा किया। एजेंट के जाते ही व्हिटनी ने जोश की ओर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान खान, मुझे बहुत खेद है। मैंने अनुबंध के बारे में फिर से विचार किया है। आपके द्वारा सिगिल पिक्चर्स का कार्यभार संभालने के बाद मुझे इसे समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। लोग हमेशा बेहतर अवसरों की तलाश में रहते हैं सुश्री फ्रॉस्ट। मुझे कोई शिकायत नहीं है, जोश ने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। आइए भविष्य में एक सफल साझेदारी की उम्मीद करें। बिल्कुल श्रीमान खान, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। व्हिटनी ने बनावटी मुस्कान के साथ उनका हाथ मिलाते हुए कहा। जाने की अनुमति मांगते हुए उसने वीटो को आखिरी बार देखा, जिसके निर्णायक कार्यों ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। व्हिटनी के जाने के बाद जोश ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। ठीक है, बाहरी लोगों के रास्ते से हट जाने के बाद चलिए काम की बात करते हैं। सिगिल पिक्चर्स का रोज एंटरटेनमेंट के साथ विलय होकर ड्रीमवर्क्स बनेगा। मेरे दूसरे नंबर के अधिकारी लिंडन श्नाइडर अंतरिम महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ब्रैड और पीटर कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे। जोश के इस बयान से दोनों मैनेजर एक पल के लिए चिढ़ गए, लेकिन उसने तुरंत कहा, खुद को साबित करो। तुम्हारा प्रदर्शन ही कंपनी के नेतृत्व का निर्धारण करेगा। इसके बाद उन्होंने 2 पटकथाएं प्रस्तुत की। सबरीना के लिए द साउंड ऑफ म्यूजिक और एंजेला के लिए द 7 ईयर इच। इन परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रबंधकों को नियुक्त किया गया और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। patreon.com अहमाम देमोफो से जुड़े और अध्याय 117 तक पढ़े। अध्याय 65 प्रतिस्पर्धी सामाजिक क्लब। हॉलीवुड के उत्तरी भाग बरबैंक काउंटी में इसोडाइन एनर्जी ग्रुप की एक प्रयोगशाला में अभिनेत्री व्हिटनी फ्रॉस्ट, जो कुछ ही घंटे पहले फैशनेबल कपड़ों में सजी हुई थी, अब अपनी ग्लैमरस छवि खो चुकी थी। लैब कोट पहने हुए वो गंभीर भाव से अपने काम में तल्लीन होकर उस युग के विभिन्न उन्नत तकनीकी उपकरणों का संचालन कर रही थी। उनके हॉलीवुड स्टारडम का कोई निशान नहीं बचा था। जब वो काम कर रही थी तभी प्रयोगशाला का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का सज्जन, जिसका व्यवहार लापरवाह सा था, अंदर दाखिल हुआ। वो व्यक्ति कैल्विन चैडविक थे, जो इसोडाइन एनर्जी ग्रुप के प्रमुख और उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। हनी, मैंने सुना है कि आज फिल्म कंपनी में तुम्हें थोड़ी परेशानी हुई। चैडविक ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक व्हिटनी ने अपना काम खत्म नहीं कर लिया और उसके हाथों में कुछ नहीं था। फिर उसने पूछा। इस महिला के शोध कार्य में बाधा डालने के गंभीर परिणाम हो सकते थे जिनसे चैडविक बचना चाहता था। बस एक छोटी सी समस्या थी। अगर मेरा बेवकूफ मैनेजर न होता तो कोई समस्या ही न होती। व्हिटनी ने अपने दस्ताने उतारे और गहरी सांस ली। फिर दिन भर की घटनाओं का ब्यौरा देना शुरू किया। अरे, जोश काहन, ऑस्ट्रियाई, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले सुना है। व्हिटनी की कहानी सुनने के बाद कैल्विन को उसके अनुबंध से बाहर निकलने में असमर्थता के बारे में ज्यादा चिंता नहीं हुई। इसके बजाय वो जोश के बारे में जानने के लिए उत्सुक लग रहा था, क्योंकि वो खुद ऑस्ट्रियाई मूल का था। तुम्हारा ध्यान कहीं और न भटके। क्लब का मुख्य उद्देश्य अभी भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। व्हिटनी ने तुरंत कैल्विन के विचारों को भांप लिया और उसे सख्ती से चेतावनी दी। स्पष्ट रूप से उनका रिश्ता महज एक उभरती हुई अभिनेत्री और एक उद्योगपति के बीच प्रेम संबंधों की कहानी नहीं थी। उनके लहजे से यह स्पष्ट था कि उनके रिश्ते में व्हिटनी का पलड़ा भारी था। बेशक मुझे यह पता है
लेकिन सच कहूं तो सेना और व्हाइट हाउस ने इस परियोजना पर इतनी कड़ी पकड़ बना रखी है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण तकनीकों के बावजूद हम फिलहाल मुख्य रहस्यों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कैल्विन ने कंधे उचकाते हुए कहा। उन पुराने नौकरशाहों के पास कोई और विकल्प नहीं है। विटनी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। उस कमीने श्मिट ने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी है, हमारे बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर दिए हैं और पूरे देश के नेतृत्व को अत्यधिक सतर्क बना दिया है। कैल्विन ने सिर हिलाया। वो मूर्ख अंततः अपने अहंकार से खुद को बर्बाद कर लेगा। श्मिट का नाम सुनते ही विटनी का चेहरा उतर आया। निसंदेह जिस श्मिट की वे बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि कुख्यात रेड्सकल था जो यूरोप में तबाही मचा रहा था। बिल्कुल सही। हाल की घटनाओं को देखते हुए लगता है उस कैप्टन अमेरिका ने उसे बहुत परेशान किया है। वो शायद इस समय पूरी तरह से परेशान होगा। कैल्विन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तुम यहां क्यों आए हो? सिर्फ बकवास करने तो नहीं आए हो ना? विटनी ने उसे घूर कर देखा। ओह प्रिय, इससे मुझे बहुत बुरा लगा। हमारी सगाई होने वाली है और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मंगेतर के काम का हालचाल जानने के लिए यूं ही नहीं आ सकता? कैल्विन ने दुखी होने का नाटक किया। अपनी घटिया एक्टिंग किसी और के लिए बचा कर रखो। विटनी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिश मोर्चे पर मनोबल बढ़ाने के लिए एक यात्रा का आयोजन कर रहा है। क्लब चाहता है कि तुम विटनी फ्रॉस्ट बनकर जाओ। कैल्विन ने अपना नाटकीय भाव हटाकर कहा। ब्रिटेन? क्यों? विटनी ने उलझन में पूछा। क्लब की खुफिया जानकारी के अनुसार हॉवर्ड स्टार्क ने ब्रिटेन में मिडनाइट ऑयल नामक एक सीरम विकसित किया था। इसे मूल रूप से युद्ध में सैनिकों की सतर्कता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन गंभीर दुष्प्रभावों के कारण इसे रोक दिया गया। हमारे एजेंटों को हाल तक इसके अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। जब जनरल जॉन मैकगिनिस ने इसे स्टार्क की प्रयोगशाला से चुरा लिया और फिनों की सोवियत सेनाओं को सौंप दिया, क्या दुष्प्रभाव हुए? क्या कुछ गड़बड़ हुई? विटनी ने पूछा। बिल्कुल, इसके गंभीर दुष्प्रभाव है। ये उपयोगकर्ताओं को पागल कर देता है, जिससे वे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जो बच भी जाते हैं अंततः दम घुटकर भयानक मौत मर जाते हैं। हालांकि क्लब का मानना है कि इसके हमारे लिए व्यावहारिक उपयोग हो सकते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आप इसे प्राप्त करें। जी हाँ, ये वाकई उपयोगी लगता है। मैं समझ गई। मैं कल की मनोबल बढ़ाने वाली यात्रा के लिए अपना नाम लिखवा लूंगी। विटनी ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। एक और बात, सोवियत संघ ने लेविथान नाम का एक नया संगठन बनाया है। अगर संभव हो तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी जुटा ले। कैल्विन ने आगे कहा। लेवियाथन? समझ गया। विटनी ने धीरे से नाम बुदबुदाया और सिर हिलाया। फिर वो अपने काम में वापस लग गई और बिना ऊपर देखे बोली, तुम अभी भी यहां क्यों हो? ठीक है, मैं अब चलता हूं। कैल्विन ने बेबसी से कंधे उचकाए और प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। जोश कहान, इस मामले की जांच करो। कैल्विन ने बाहर निकलते हुए अपने एक अधीनस्थ को आदेश दिया। स्पष्टतः उसने विटनी की इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था कि ध्यान भटकने न दे। कुछ ही समय बाद कैल्विन शहर के एक आलीशान क्लब में गाड़ी चलाकर गया। इमारत पर लगे बोर्ड पर लिखा था, प्रतिस्पर्धी सामाजिक क्लब। इस बीच जोश को इसोडाइन एनर्जी ग्रुप में चल रही बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। वो बेवरली हिल्स की एक हवेली के स्टडी रूम में बैठा था और बीकन के जरिए यूरी को एक नए उत्पाद के बारे में समझाते हुए सुन रहा था। यह मैग्नेटिक स्टॉर्म इन्फैंट्री आर्मर है। ये एक पोर्टेबल चुंबकीय कॉइल को शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग करता है। अपने भारी भरकम रूप के बावजूद इसकी यांत्रिक एक्सोस्केलेटन तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि पहनने वाले को इसका ज्यादा वजन महसूस न हो। इसका बाहरी कवच सीधी राइफल की गोलीबारी से सुरक्षित है और इसके जोड़ कठोर डायनासोर के चमड़े से मजबूत किए गए हैं। उच्च स्तरीय सीलिंग इसे रसायनों से भी मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी एकमात्र कमी यह है कि यह थोड़ा धीमा है और उड़ नहीं सकता। यूरी ने आत्मविश्वास से कहा, अपने बगल में रखे कवच की ओर इशारा करते हुए। नोट, आगामी अध्यायों में कवच के नाम में बदलाव हो सकता है। स्क्रीन पर कवच को देखकर जोश उत्साह से भर गया। हालांकि इसमें सोवियत डिजाइनों की विशिष्ट मजबूती बरकरार थी, फिर भी ये खेलों में देखे गए कवच की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। Patreon.com अहमाम डेमोफो से जुड़े और 120वें अध्याय तक पढ़े। अध्याय 66, यूरोप में रणनीति बनाना। जोश ने अपनी फिल्म कंपनी की नींव केवल रखी थी। 2 फिल्मों में कुछ धनराशि का निवेश किया था और बाकी का प्रबंधन लिंडन और उद्योग के पेशेवरों पर स्वतंत्र रूप से करने के लिए छोड़ दिया था। लिंडन की बुद्धिमत्ता और कर्मचारियों एवं वित्त पर उनके नियंत्रण को देखते हुए कंपनी के पटरी से उतरने की संभावना कम ही थी। इसके अलावा तथाकथित उद्योग विशेषज्ञ मूर्ख नहीं थे। गिरोह की व्यापक गतिविधियों के इस युग में जब तक किसी का व्यक्तिगत रूप से मजबूत पृष्ठभूमि न हो, निवेशकों के पैसे का गबन करने की कोशिश करने वाले किसी भी कर्मचारी को एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना पड़ता था। क्या वे इसका आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहेंगे? इसी बीच फिल्म कंपनी के नीरस कामकाज से मुक्त होकर जोश ने शिकागो न लौटने का फैसला किया। इसके बजाय वो पश्चिमी क्षेत्र के दौरे पर निकल गया। जब वो समय लेकर आराम कर सकता था तो वापस लौटने की जल्दी क्यों? लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन निश्चिंत होकर बिताने के लिए तैयार हुआ, लिंडन श्नाइडर अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो गया। आज मेरे पास आने का समय तुम्हारे पास क्यों है? जोश ने अपने अध्ययन कक्ष में पूछा, फ्रांसेस्का को कॉफी लाने का इशारा करते हुए। फिर लिंडन की ओर मुड़ा। दरअसल पिछले दिनों जब मैं कुछ कंपनी के दस्तावेजों को छान रहा था तो मुझे यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस यूएसओ का एक पत्र मिला
लिंडन ने बात शुरू की। क्या फिर से वही लोग? जोश ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। उसने पिछले साल ही $50 लाख से ज्यादा के युद्ध बॉन्ड खरीद लिए थे और लगातार निशाना बनाए जाने का विचार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नहीं बॉस, आप गलत है, ये युद्ध बांड के बारे में नहीं है। जोश की प्रतिक्रिया देखकर लिंडन ने तुरंत स्पष्ट किया, यह हॉलीवुड के सभी प्रमुख फिल्म स्टूडियो को भेजा गया एक सार्वजनिक अनुरोध है। वे यूरोपीय मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन दौरे का आयोजन कर रहे हैं और वे कंपनियों से अभिनेताओं को स्वेच्छा से भेजने का अनुरोध कर रहे हैं। अरे बस इतना ही? तो चलो करते हैं। विलय से पहले से हमारे पास कई अभिनेत्रियां अनुबंध में है ना? कुछ पैसे खर्च करके देखते हैं कि कोई स्वेच्छा से जाने को तैयार है या नहीं। मुझे इन छोटी मोटी बातों में उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जोश को एहसास हुआ कि ये युद्ध बांड के बारे में नहीं है, वो निश्चिंत हो गया। हालांकि बॉन्ड में निवेश करना गारंटीशुदा लाभ था, लेकिन जोश ने अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने संसाधनों को अधिक संभावित लाभ वाले उद्यमों में लगाना पसंद किया। मैं समझता हूं, लिंडन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन कुछ असामान्य बात है। व्हिटनी फ्रॉस्ट ने भाग लेने का अनुरोध किया है। व्हिटनी फ्रॉस्ट? वो स्वेच्छा से सेवा दे रही है? ये तो उनकी देशभक्ति की निशानी है। जोश ने हैरानी से कहा, यह कोई आम घरेलू दौरा नहीं था। मोर्चे पर प्रदर्शन करना काफी जोखिम भरा था। हालांकि जर्मनी का पतन हो रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से युद्ध से बाहर नहीं हुआ था और हाउलिंग कमांडो के लगातार हमलों के बावजूद हाइड्रा अभी भी काफी शक्तिशाली था। खतरों और दयनीय जीवन स्थितियों, सैन्य राशन और बैरक को देखते हुए अधिकांश प्रसिद्ध सितारे ऐसे कार्यक्रमों से बचते थे। व्हिटनी जैसी शीर्ष अभिनेत्रियां जो हॉलीवुड में अभी भी धूम मचा रही थी, इन आयोजनों के लिए शायद ही कभी स्वेच्छा से आगे आती थी। ऐतिहासिक रूप से केवल मर्लिन मोनरो ही अपवाद थी, और वह भी कई साल बाद। हाँ, और वो अनिच्छुक लग रही है। मैं भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि एक प्रमुख अभिनेत्री होने के नाते अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लिंडन ने बताया। दौरे का कार्यक्रम कब निर्धारित है? जोश ने पूछा। उसका ध्यान नॉर्मंडी पर होने वाले आक्रमण की ओर चला गया, जिसके बारे में उसे धुंधला सा याद था कि वो जून की शुरुआत में होने वाला था। मई के अंत में, लिंडन ने तुरंत जवाब दिया। जोश ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। सेना डी-डे आक्रमण की तैयारी कर रही है। वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। यूरोप में युद्ध लगभग 1 साल में समाप्त होने की संभावना को देखते हुए जोश का ध्यान युद्धोत्तर यूरोप की ओर मुड़ गया। उसे एहसास हुआ कि युद्ध समाप्त होने से पहले ही उसे कुछ करना होगा, ताकि उसे युद्ध के लाभ में हिस्सा मिल सके। स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करने से वो बड़े पूंजीपतियों से पीछे रह जाएगा। कुछ सोचने के बाद जोश ने घोषणा की, उसे जाने दो। सिर्फ उसे ही नहीं, एंजेला भी जाएगी। दरअसल तुम और मैं खुद वहां जा रहे हैं। लिंडन दंग रह गया। अरे ये क्या? मैं तो बस व्हिटनी के बारे में पूछने आया था, और अब हम सब जा रहे हैं? चिंता मत करो, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम व्यापार करने वाले हैं। जोश ने मुस्कुराते हुए कहा, डिक से संपर्क करो। उसे कहो कि अगले कुछ हफ्तों तक सामान जमा करे, खाना, चीनी, कपड़ा, शराब और तंबाकू। फिलहाल कुछ भी बेचना बंद करो, सब कुछ जमा कर लो। बॉस, क्या आप कह रहे हैं? जोश का इरादा समझ आने पर लिंडन की आंखें चौड़ी हो गई। बिल्कुल सही। इस मुश्किल घड़ी में हम अपने यूरोपीय दोस्तों के लिए अमेरिकी उदारता की गर्माहट लेकर आएंगे। बेशक, इसके लिए हमें थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, जोश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लेकिन परिवहन का क्या होगा? इतनी बड़ी मात्रा में सामान यूरोप ले जाना। लिंडन हिचकिचाया। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, बस सामान इकट्ठा करने पर ध्यान दो। अगर तुम पूरे शिकागो को भी भर दोगे तो मैं इसे भेजने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, जोश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जी बॉस, मैं अभी करता हूं। लिंडन ने सिर हिलाया, सलाम किया और जोश के आदेशों का पालन करने के लिए जल्दी से निकल गया। लिंडन के जाने के बाद जोश ने डेनेरिस और यूरी दोनों से संपर्क किया। डेनेरिस, जो उस समय वेस्टरॉस की शासक थी, के पास संभवतः अतिरिक्त आपूर्ति काफी मात्रा में थी। विशेष रूप से तंबाकू दैनिक जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं था, लेकिन उसका व्यापारिक मूल्य बहुत अधिक था। यूरो के लिए क्रेटेशियस काल में संसाधनों की कमी हो सकती थी, लेकिन एक चीज जो वहां प्रचुर मात्रा में थी वो था मांस, डायनासोर का मांस। पिछले कुछ महीनों में जोश ने यूरो को औद्योगिक उपकरण उपलब्ध कराए थे, जिनकी मदद से वो प्रागैतिहासिक युग में आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का स्वतंत्र रूप से खनन और शोधन कर सकता था। एल्यूमिनियम के एक विशाल भंडार पर पहले से ही काम चल रहा था, इसलिए जोश ने सोचा कि डायनासोर के मांस के डिब्बे बनाने के लिए यूरी को डिब्बाबंदी उपकरण भेजने का यही सही समय है। यूरोप के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जहां भोजन की कमी थी, डिब्बे में बंद मांस के स्रोत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। टिप्पणी, अब से प्रतिदिन 2 अध्याय प्रकाशित होंगे। अतिरिक्त अध्याय की नई प्रणाली यह है कि जब हम किसी अध्याय का लक्ष्य पूरा कर लेंगे तो लक्ष्य पूरा होते ही मैं अतिरिक्त अध्याय प्रकाशित कर दूंगा। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 PS पहला अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 35 PS बचे हैं। 125 PS दूसरा अतिरिक्त अध्याय, 200 PS तीसरा अतिरिक्त अध्याय। अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और 56 अध्यायों तक विशेष रूप से पहले पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 67। बच्चा, क्या तुम यूरोप जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? वो तो युद्ध का मैदान है। जोश द्वारा ये विचार सामने रखे जाने पर मार्गरेट ने रात के खाने के दौरान कड़ा विरोध जताया। मार्गरेट, मैं सद्भावना मिशन की आड़ में बस कुछ व्यापारिक काम करने जा रहा हूं, मोर्चे पर लड़ने नहीं।
कोई वास्तविक खतरा नहीं है। जोश ने उसे समझाने की कोशिश की, हालांकि उसकी तीखी प्रतिक्रिया से वो थोड़ा चिढ़ गया था। यूरोप में आज जो हालात है वो तो बंजर भूमि है, वहां भला क्या मुनाफा हो सकता है? क्या हम इतने गरीब हैं? मार्गरेट को जोश की बात समझ नहीं आई। यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के खंडहरों के नीचे छिपे विशाल व्यावसायिक अवसरों को देखने की तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि हर किसी के पास नहीं थी। मार्गरेट के दृष्टिकोण से अखबारों में पढ़ी भयावह खबरों के आधार पर यूरोप दुखद तकलीफों से भरा हुआ था। लोगों के पास कपड़े, भोजन और आश्रय की कमी थी। उनके पास पैसा कैसे हो सकता था, और अगर था भी तो वो सब अभिजात वर्ग, धनी लोगों या राज परिवार के हाथों में था। यहां तक कि उनकी सरकारें भी शायद पैसे की कमी से जूझ रही थी, जिसका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगातार धन का दुरुपयोग था। मार्गरेट, एक तरह से हमें इस पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है, जोश ने धैर्यपूर्वक समझाया। पिछली कुछ शताब्दियों में आधुनिक सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में यूरोप ने दुनिया भर से भारी मात्रा में धन लूटा है। उनके भंडार इतने विशाल नहीं है कि एक दो युद्ध उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे। अगर सब ठीक रहा तो यूरोप की ये यात्रा हमारी संपत्ति को 10 गुना बढ़ा सकती है। 10 गुना? मार्गरेट स्तब्ध रह गई। उसके और जोश की वर्तमान प्रत्यक्ष संपत्ति कितनी थी? अन्य बातों के अलावा अकेले जोश के चीनी कारखाने ने सैन्य अनुबंधों की निरंतर आमद के कारण पिछले वर्ष में लगभग $10 मिलियन की संपत्ति अर्जित कर ली थी। जोश द्वारा खरीदे गए बॉन्ड, उनकी अपनी संपत्ति और फ्लोरिडा, शिकागो और लॉस एंजल्स में हाल ही में खरीदी गई अचल संपत्ति को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति पहले से ही करोड़ों में थी। जोशी के निजी व्यवसायों को भी शामिल न करें, जिनके बारे में वो जानती थी लेकिन उसने कभी सवाल नहीं उठाया, तो भी उनकी संयुक्त संपत्ति $20 मिलियन से अधिक थी। 10 गुना? क्या यह $200 मिलियन से अधिक नहीं होगा? आज के जमाने में वो एक खगोलीय राशि थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में अरबपति बहुत कम थे और वे अधिकतर मॉर्गन और रॉकफेलर जैसे परिवारों के कुलीन वर्गों में ही केंद्रित थे। युद्धकालीन आर्थिक उछाल के दौरान ही नए करोड़पति और अरबपति उभरने लगे। $20 मिलियन की संपत्ति के साथ जोश और मार्गरेट देश के अभिजात वर्ग में शामिल होंगे। हालांकि मार्गरेट जोश की रणनीतियों को पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसने एक ही साल में उनकी संपत्ति को 3 गुना कर दिया था। वो हिचकिचा रही थी, जोश की सुरक्षा को लेकर चिंता और संभावित धन के बीच फंसी हुई थी। मार्गरेट, मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए ही जा रहा हूं। यह सब हमारे भविष्य के लिए है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब सहना सही है? जोश ने उसे पीछे से पकड़ते हुए धीरे से कहा। ठीक है, मार्गरेट आखिरकार मान गई, लेकिन उसने आगे कहा, पर वादा करो कि तुम कहीं ज्यादा खतरनाक जगह नहीं जाओगे और अपने साथ पर्याप्त लोगों को ले जाना। पैसा तो हमेशा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बिल्कुल, मैं वीटो, ब्रूक और बाकी सबको ले आऊंगा। वे सब यूरोप से परिचित हैं। कोई खास खतरा नहीं है। मैं युद्ध में नहीं जा रहा हूं, जोश ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन मार्गरेट के अगले शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। जोश, मैं गर्भवती हूं। क्या? कब से? जोश ने उसके कंधों को पकड़ लिया और हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। लॉस एंजल्स आने से पहले एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि शायद मैं गर्भवती हूं, इसलिए मैंने एजे टेस्ट करवाया। आज सुबह डॉक्टर ने इसकी पुष्टि कर दी। क्या बात है? क्या तुम दुखी हो? मार्गरेट का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने जोश को ध्यान से देखते हुए ये बात बताई। 1930 के दशक में गर्भावस्था परीक्षणों में एजेड परीक्षण नामक एक विधि शामिल थी। यह विश्वसनीय थी, लेकिन समय लेने वाली, जटिल और महंगी थी। मैं दुखी नहीं हूं, बस आश्चर्यचकित हूं। यह कितनी शानदार खबर है। जोश भावनाओं से अभिभूत होकर हकलाते हुए बोला। वो सचमुच हैरान था। अपने पिछले जीवन में, हालांकि वो 30 वर्ष की आयु तक आराम से रहा था, उसने कभी शादी नहीं की थी। बच्चों का होना तो दूर की बात थी। अब 2 जन्मों में पहली बार वो पिता बनने वाले थे। ये भावनाओं का एक बवंडर था जिसमें ज्यादातर खुशी थी। मार्गरेट उसकी घबराहट भरी शक्ल देखकर मुस्कुराई और उसके गाल और भी लाल हो गए। उसे अचानक याद आया, जोश अभी 17 साल का भी नहीं था। अगस्त 1928 में जन्मे जोश की उम्र केवल 16 वर्ष थी और उसी वर्ष बाद में वो 17 वर्ष के हो जाएंगे। कुछ मायनों में वो खुद भी अभी बच्चा ही था, लेकिन अब वो पिता बनने वाला था। बेशक उन दिनों ऐसी बातें असामान्य नहीं थी। 21वीं सदी के यूरोप में भी वयस्कता की उम्र अक्सर 16 वर्ष मानी जाती थी। अमेरिका में 16 वर्ष की उम्र में अपनी खुद की आय होना स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगेंगे। जब तक तुम यूरोप से वापस आओगे, बच्चा पैदा हो चुका होगा। मार्गरेट ने धीरे से उसके गाल सहलाते हुए कहा। यूरोप को भूल जाओ, मुझे यही तुम्हारे और बच्चे के साथ रहना चाहिए। जोश ने अचानक अपने व्यापारिक योजनाओं को भुलाकर कहा। उसका सारा ध्यान अब अपने बच्चे पर केंद्रित था। चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद ही कहा था, यह यात्रा हमारे भविष्य के लिए है। मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे का पिता भी अरबपति हो। फ्रांसेस्का और बाकी लोग आसपास है। घर पर सब ठीक रहेगा। मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया। तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी दौलत जमा करनी होगी।
और जब वो पैदा होगा तो मैं उसके लिए एक शानदार तोहफा तैयार करूंगा। जोश ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। क्यों न मैं उसके पहले जन्मदिन पर उसे न्यूश्वास महल खरीद दूं। हालांकि उनका मानना था कि किसी दूसरी दुनिया में घटनाओं का समय कुछ खास अलग नहीं होगा। युद्ध के बाद किले की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी, लेकिन संभव होगा, खासकर उनकी ऑस्ट्रियाई विरासत को देखते हुए। जोश द्वारा चित्रित भव्य दृश्य को देखकर मार्गरेट मंत्रमुग्ध हो गई और अचानक बोल पड़ी, नहीं, मुझे न्यूश्वास्टीन महल चाहिए। आपको बच्चे के उपहार के लिए कुछ और सोचना होगा। इतना कहकर वो झट से अपने कमरे की ओर चली गई और जोश को अचंभित छोड़ गई। क्या ये महिला अपने अजन्मे बच्चे से उपहार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है? कैसल की छवि, इस सप्ताह के लक्ष्य 50 PS पहला अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 35 PS बचे हैं। 125 PS दूसरा अतिरिक्त अध्याय, 200 PS तीसरा अतिरिक्त अध्याय। अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और 56 अध्यायों तक विशेष रूप से पहले पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 68, समुद्री यात्रा शुरू करना। हमने अपना पहला लक्ष्य पूरा कर लिया है, इसलिए ये इस सप्ताह का पहला अतिरिक्त अध्याय है। लगभग एक हफ्ते बाद जोश ने मार्गरेट को अलविदा कहा और लिंडन और 6 अंगरक्षकों के साथ व्हिटनी और एंजेला सहित कंपनी के कर्मचारियों के एक समूह के साथ यूरोप के लिए एक विमान में सवार हो गया। उन्होंने जहाज से यात्रा नहीं की, बल्कि हवाई जहाज से यात्रा की। बेशक ये DC-3 नहीं था। DC-3 ठीक था, लेकिन उसकी मारक क्षमता केवल 1000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक थी और विशाल अटलांटिक महासागर के लिए वो पर्याप्त नहीं था। वे बोइंग 314 नामक एक विशाल यात्री विमान में उड़ान भर रहे थे, जो अपने समय के सबसे बड़े विमानों में से एक था। यहां तक कि प्रसिद्ध भी 29 बमवर्षक से भी बड़ा। हालांकि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम थी, लेकिन यह सामान्य बात थी, क्योंकि ये एक द्विविमान समुद्री विमान था। ये एक विशेष मॉडल था जिसे पैन अमेरिकन एयरवेज ने युद्ध से पहले ऑर्डर किया था और इसे विशेष रूप से अटलांटिक पार की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया था। यह अटलांटिक महासागर के पार उड़ान भरने वाला पहला विमान भी था, जिसके कुल 12 विमान निर्मित किए गए थे। ये छोटी दूरी की उड़ानों पर 74 लोगों और लंबी दूरी की उड़ानों पर स्लीपिंग बर्थ में 40 लोगों को ले जा सकता था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने के बाद 12 विमानों में से 3 को ब्रिटिशों को पट्टे पर दे दिया गया और बाकी को अमेरिकी सेना द्वारा माल और कर्मियों के परिवहन के लिए अधिग्रहित कर लिया गया। जोश और उनकी टीम इस विमान में सवार हो सकी क्योंकि वे अग्रिम मोर्चे का दौरा करना चाहते थे। बेशक जहाज भी उपलब्ध थे और जहाज से यात्रा करना हवाई यात्रा की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। दरअसल इन सद्भावना अभियानों पर जाने वाले अधिकांश अन्य अभिनेताओं और गायकों ने जहाज से यात्रा करना ही चुना, लेकिन जोश कभी भी जहाज से यात्रा करना नहीं चुनेगा। भले ही ये 1944 का समय था और साम्राज्य अपने अंत के करीब था, खासकर जब इस दुनिया को रेड स्कल द्वारा पीठ में छुरा घूमता जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि अटलांटिक के भूत पूरी तरह से गायब हो गए थे। मूल दुनिया में अकेले 1944 में 200 से अधिक विभिन्न जहाज डूब गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान जर्मन यूबोटों ने भारी तबाही मचाई। जहाज चाहे किसी भी प्रकार का हो, एक बार डूबने के बाद यूबोट सतह पर वापस आ जाती और मशीन गनों से बचे हुए लोगों को मार गिराती, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचता था। जोश वह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर हवाई यात्रा कहीं अधिक सुरक्षित थी। इस समय तक जर्मन लड़ाकू विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर कोई खतरा नहीं रह गए थे। इसके अलावा इस सीप्लेन की सुरक्षा भी उच्च स्तर की थी। यदि इसके 4 इंजनों में से 1 या 2 भी खराब हो जाते, तब भी ये उड़ान भर सकता था। ये कम ऊंचाई और धीमी गति से उड़ता था, जिससे आपातकालीन लैंडिंग आसान हो जाती थी। सबसे खराब स्थिति में भी अगर कुछ हो जाता है और उन्हें अटलांटिक महासागर में आपातकालीन लैंडिंग या पैराशूट से उतरना पड़ता है, तो जोश आयामी ट्रेडिंग डिवाइस की मदद से आसानी से जीवित रह सकता है। चूंकि जोश के समूह में केवल लगभग 20 लोग थे, इसलिए सेना परिवहन क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए अन्य अधिकारियों को भी साथ ले जाया गया, लेकिन ये अधिकारी उच्च पद के नहीं थे। उनमें से अधिकतर कनिष्ठ अधिकारी थे और सर्वोच्च पद कप्तान का था। जब इन अधिकारियों ने जोश और लिंडन को इतनी खूबसूरत महिलाओं के समूह के साथ जहाज पर चढ़ते देखा, तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। हालांकि ये महिलाएं मशहूर नहीं थी, लेकिन किसी भी फिल्म कंपनी द्वारा अनुबंधित कोई भी महिला निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। और जब उन्हें पता चला कि ये महिलाएं मोर्चे पर जा रही हैं, तो वे और भी उत्साहित हो गई। इतना ही नहीं, मशहूर फिल्म स्टार व्हिटनी भी उनमें शामिल थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, एक लेफ्टिनेंट ने उत्सुकतापूर्वक महिलाओं से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाता, वीटो ने उसका रास्ता रोक दिया। वीटो, दोनों को टकराते देख जोश ने तुरंत वीटो को आवाज दी और पीछे हटने का इशारा किया। फिर वो खड़ा हुआ और अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोला, सज्जनों, मैं जोश खान ड्रीमवर्क्स का मालिक हूं। ये मेरे कर्मचारी हैं और हम सब यहां मोर्चे पर तैनात नायकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। बेशक इसमें आप सभी भी शामिल हैं, इसलिए मैं आपको इस यात्रा में महिलाओं के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने से नहीं रोकूंगा। मुझे यकीन है कि महिलाओं को युद्ध नायकों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
हालांकि एक शर्त है, और वह है कोई जबरदस्ती नहीं। मुझे विश्वास है सज्जनों कि आप इस तरह की हरकतें करने वाले लोग नहीं हैं, है ना? बिल्कुल श्रीमान खान, अधिकारियों ने एकमत से उत्तर दिया। जो कोई भी अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत करेगा, हम उसे बख्शेंगे नहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा। यह सुनकर कि जोश को महिलाओं के पास जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, अधिकारियों ने तुरंत जोश की जय जयकार की और तालियां बजाई। यात्रा में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं सबके लिए कुछ उपहार लाई हूं। वीटो, बक्से ले आओ। जोश ने अधिकारियों के जयकार को कुछ देर के लिए शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया और वीटो को इशारा किया। वीटो तुरंत चारपाई के नीचे रखे 2 बक्से लेने गया और उन्हें खोला। एक डिब्बे में शराब की कई बोतलें थी, जबकि दूसरे में सिगरेट थी। उन दिनों हवाई यात्रा में शराब या धूम्रपान पर कोई प्रतिबंध नहीं था और सुरक्षा जांच बहुत अनौपचारिक होती थी। इन चीजों को विमान में ले जाना आसान था। यह मेरी वाइनरी का अंगूर का रस है। यह शायद सबसे बढ़िया वाइन न हो, लेकिन अच्छी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जोश ने भौहें उठाई, एक बोतल उठाई और आगे बढ़े अधिकारी की ओर फेंक दी। अधिकारी ने उसे उत्सुकता से पकड़ लिया। जब अन्य अधिकारियों ने शराब देखी तो उनका उत्साह और बढ़ गया। जोश ने उन पर एक के बाद एक बोतलें फेंकी और अधिकारी बेहद उत्साहित थे। लगभग जोश को गले लगाने के लिए उस पर चढ़ गए। जहां तक सिगरेट की बात है, उनमें उतनी दिलचस्पी नहीं थी। सिगरेट सैन्य व्यवस्था का हिस्सा थी और हर सैनिक को उपलब्ध थी, बशर्ते वो अत्यधिक धूम्रपान न करे। हालांकि शराब मिलना मुश्किल था, वो महंगी और दुर्लभ थी। इसके अलावा सेना में शराब प्रतिबंधित थी। फिर भी सेना अक्सर सैनिकों द्वारा शराब पीने पर आंखें मूंद लेती थी, जब तक कि वे कोई परेशानी पैदा न करें या अधिकारियों या सैन्य पुलिस के सामने शराब न पिए। इसीलिए जोश ने इसे अंगूर का रस कहा, शराब नहीं। यह एक तरह का सफेद झूठ था, लेकिन कभी कभी इस तरह का मौन समझौता ही काफी होता है। जोश की हरकतें इन कनिष्ठ अधिकारियों की पसंद के बिल्कुल अनुकूल थी। देखिए, सिगरेट, शराब और खूबसूरत महिलाओं के साथ सैनिकों के साथ घुलना मिलना कितना आसान था। जहां तक इस बात का सवाल है कि एक धनी उद्योगपति जोश इन कनिष्ठ अधिकारियों से दोस्ती क्यों करेगा, तो इसका कारण सरल था। यद्यपि उनके पद निचले थे, फिर भी ये अधिकारी अक्सर सेना में सबसे अधिक जानकार होते थे और सैनिकों के साथ घुल मिल जाने में सक्षम थे। इसके अलावा कुछ मामलों में ये कनिष्ठ अधिकारी उच्च पदस्थ जनरलों जितने ही प्रभावशाली हो सकते हैं। जोश संभवतः कई महीनों तक यूरोप में रहेगा, इसलिए कुछ अधिकारियों को जानना और उनके लिए एक परिचित चेहरा बनना निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। किसे पता था कि जोश को उनकी मदद की कब जरूरत पड़ेगी? श्रीमान खान, आप उन सभी अमीर लोगों से अलग है जिनसे मैं मिली हूं। मैं आपसे दोस्ती जरूर करूंगी। एल्डो, वो पहला अधिकारी जिसने महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, अब जोश में अधिक रुचि दिखा रहा था। उनके साथ एक और अधिक प्रतिष्ठित अधिकारी भी थे, रिचर्ड विंटर्स, 101वीं एयरबोर्न डिवीजन। अधिकारी ने अपना परिचय दिया। यह सुनकर जोश की आंखें चमक उठीं। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय, स्मैश्ड 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 70 पीएस बचे हैं। 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 123 तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त करें। अध्याय 69, बर्मिंघम द पीकी ब्लाइंडर्स। विमान में विंटर से मुलाकात होना थोड़ा आश्चर्यजनक था, जो भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व प्रसिद्ध नायक बनने वाले थे, और जोश ने उड़ान के दौरान उनसे सुखद बातचीत की। इन अधिकारियों से बात करने और उनकी उपलब्धियों के बारे में सुनने से यात्रा नीरस नहीं हुई। हवा में 20 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद बोइंग 314 लिवरपूल हार्बर के बाहर समुद्र की सतह पर उतरा। समुद्री विमान केवल बंदरगाह क्षेत्रों में ही उड़ान भर सकते हैं या उतर सकते हैं। कुछ ही देर में कई छोटी नावें जोश और अन्य यात्रियों को लेने के लिए आ गई। हालांकि बंदरगाह को भारी बमबारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश करने और मित्र देशों की मदद से अटलांटिक पार उड़ान मार्ग पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ने जल्दी ही अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली। संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाली नागरिक और सैन्य सामग्री को यहां उतारा गया और फिर ट्रेन और ट्रक द्वारा पूरे यूनाइटेड किंगडम में ले जाया गया। ये यात्रा बहुत सुखद रही और श्री खान से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, एल्डो ने विंटर्स और अन्य अधिकारियों के साथ कहा। युवतियों को विदाई देने के बाद वे जोश को धन्यवाद और विदाई देने आए। कुछ अधिकारियों ने तो इंग्लैंड में मुसीबत आने पर उसकी मदद करने का वादा भी किया, लेकिन वे सिर्फ शेख ही नहीं बघा रहे थे। हालांकि ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर कभी भी अमेरिकी सेना के कब्जे में नहीं आया था, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की भारी आमद ने ब्रिटेन को इस कदर अभिभूत कर दिया था कि ऐसा महसूस होने लगा था मानो उस पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सैकड़ों हजारों ब्रिटिश लोगों की मौत का कारण बना, लेकिन अमेरिकी सेना उससे भी बदतर थी, जो सीधे तौर पर 1.8 मिलियन ब्रिटिश लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी ने हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिकी सैनिकों ने डॉलर, मोजे, डिब्बाबंद सामान, चॉकलेट, कॉफी, चाय और यहां तक कि कुछ ब्रेड के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया।
उदाहरण के लिए लंदन का पिकाडिली सर्कस, जो 21वीं सदी में मनोरंजन का केंद्र था, अब अमेरिकी सैनिकों के लिए सौंदर्य प्रतियोगिताओं का स्थल है। रात में वे माचिस जलाते हैं और शाम के लिए अपने शिकार का चयन करते हैं। इसके अलावा एक अकल्पनीय तस्वीर यह भी है कि ब्रिटिश पायलट जर्मनी के खिलाफ आत्मघाती मिशन पर बमवर्षक विमान उड़ा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अमेरिकी सैनिक ब्रिटिश महिलाओं को ट्रकों में भरकर सैन्य शिविरों में ले जा रहे हैं। अगर जोश को सही से याद है तो यह कारनामा 8वीं वायुसेना ने किया था। मशहूर बारबेक्यू मास्टर ली मेई, जो शायद उस समय 8वीं वायुसेना का हिस्सा थी, अधिकारियों को उनके साथियों द्वारा जीपों में ले जाने के बाद जोश के लिए परिवहन का साधन आ गया, 2 जीप और 1 ट्रक। जोश, लिंडन और विटनी को जीप में सवारी करने का मौका मिला, जबकि युवतियों को ट्रक से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इससे कोई खास समस्या नहीं हुई। एक प्रमुख बंदरगाह शहर होने के नाते लेबर कोर के पास कर्मियों को प्राप्त करने के लिए अपना एक अड्डा था और आसपास का वातावरण काफी अच्छा था। यह मूल रूप से एक स्थानीय उच्च श्रेणी का होटल था। योजना यह थी कि जोश और अन्य लोग यहां एक रात रुकेंगे और फिर ट्रेन से लंदन जाएंगे, जहां लेबर कोर द्वारा आयोजित एक दौरे में विभिन्न अमेरिकी सैन्य इकाइयों का दौरा किया जाएगा। लेकिन जोश वास्तव में उस काम के लिए यहां नहीं था। बेस पर पहुंचने के बाद उसने 2 अंगरक्षकों को महिलाओं के साथ छोड़कर उन्हें लेबर कोर टीम के हवाले कर दिया। स्थानीय ब्रिटिश महिलाओं के विपरीत इन अमेरिकी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार होने की संभावना कम थी, इसलिए जोश को उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। जहां तक जोश की बात है, वो, लिंडन, वीटो और 4 अन्य अंगरक्षक लिवरपूल में अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक्स कार्यालय की ओर रवाना हुए। महज आधे घंटे में जोश और उसके समूह ने पहले से तैयार अंगूर के रस के 1 डिब्बे और कुछ अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके लॉजिस्टिक्स कार्यालय से विशेष पास प्राप्त किए और उस समय की 2 प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य जीपों को किराए पर ले लिया। ब्रिटेन में सोना खोजने आए कई अमेरिकी व्यापारियों ने भी यही रास्ता अपनाया। सेना आमतौर पर उनके प्रति बहुत उदार रहती थी, क्योंकि ये व्यवसायी अक्सर मूल्यवान छोटे उपहार लाते थे जो यूके में बहुत लोकप्रिय थे। जहां तक किसी गड़बड़ी की बात है, जोश को कोई चिंता नहीं थी। जब तक इसका असर उनके अपने लोगों पर नहीं पड़ता, तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सहयोगी, किसे परवाह है? अगर अमेरिका न होता तो ब्रिटेन बहुत पहले ही हार चुका होता। तो क्या हुआ अगर उन्हें थोड़ी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी? अमेरिकी सैन्य प्रतीक चिन्हों और विशेष पासों से चिन्हित जीपों के साथ जोश और उसके समूह को घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं हुई। उनका पहला गंतव्य बर्मिंघम था, जो लिवरपूल से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। कुछ घंटों बाद दोनों जीपें बर्मिंघम के बाहरी इलाके में स्थित एक पब के सामने आकर रुकी। यही वो जगह है। लिंडन ने सराय की ओर इशारा किया। चूंकि जोश व्यापारिक सिलसिले में यूके में थे, इसलिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। आदर्श साझेदार अमेरिकी सेना होती, लेकिन उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। उन्हें सुरक्षा के लिए भुगतान करना ठीक था, लेकिन जोश को संदेह था कि अगर उसने उनसे सीधे व्यापार करने की कोशिश की तो उसे कुछ खास नहीं मिलेगा। इसलिए अमेरिकी सेना की आड़ में स्थानीय गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाना सबसे अच्छा विकल्प था। और अगर उन्हें किसी गैंगस्टर समूह के साथ साझेदारी करनी थी तो वो सबसे बड़ा समूह ही होना चाहिए था। ब्रिटेन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर समूह बर्मिंघम में स्थित था। बर्मिंघम ही क्यों, लंदन क्यों नहीं? इसका जवाब सीधा साधा था। लंदन में बहुत ज्यादा अभिजात वर्ग के लोग थे, इसलिए लंदन में कई छोटे छोटे गिरोह तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना बड़ा नहीं था कि उसका कोई महत्व हो। आखिर क्या आपको लगता है कि शाही परिवार कमजोर है? तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा गिरोह कभी लंदन में नहीं बल्कि बर्मिंघम में था। कई विदेशी बर्मिंघम को उसकी चैंपियनशिप स्तर की फुटबॉल टीम से जोड़ते होंगे, जिसे मैनचेस्टर या लिवरपूल जैसी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है, लेकिन वास्तव में बर्मिंघम यूके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जिस गिरोह की वे तलाश कर रहे थे उसका नाम पीकी ब्लाइंडर्स था। जोश और उसके समूह को ब्रिटिश गिरोह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन लिंडन, जिसने कभी यूरोपीय और अमेरिकी मार्गों पर तस्करी और व्यापार किया था, बर्मिंघम के एक स्थानीय संगठन पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में जानता था। अमेरिकी, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? 2 अमेरिकी सैन्य जीपों का आना किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहा। कुछ लोग सराय से बाहर आए और जोश के समूह को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। हम अमेरिकी व्यापारी हैं, हमें श्री थॉमस शेल्बी के साथ एक सौदे पर चर्चा करनी है। लिंडन ने अपना कोट सीधा किया और बोलने के लिए आगे बढ़े। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय, स्मैश्ड 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 52 पीएस बचे हैं। 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 124 तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त करें। अध्याय 70, बातचीत। क्या आप ही लोग मेरे साथ व्यापार करना चाहते हैं? लगभग आधे घंटे बाद सूट पहने, चेहरे पर निशान और कुछ थकेहारे से दिखने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने कई साथियों के साथ सराय में प्रवेश किया। वो तेजी से लिंडन श्नाइडर के पास गया और उससे बोला। हाँ, वो लिंडन था, जोश नहीं। उस समय सहायक के रूप में काम कर रहा जोश लिंडन के पीछे खड़ा था। माफिया से निपटना लिंडन जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए बेहतर था, और चूंकि तस्करी अंततः एक संदिग्ध क्षेत्र था,
इसलिए जोश के लिए सुर्खियों से दूर रहना ही सबसे अच्छा था। क्या आप थॉमस शेल्बी हैं? लिंडन ने उस व्यक्ति का आकलन करते हुए पूछा। जी हाँ, मेरे दोस्त मुझे टॉमी कहते हैं। क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी पहचान की पुष्टि की और फिर लिंडन से पूछा, मेरे पास कुछ सामान है, बड़ी मात्रा में, और मुझे वितरण के लिए एक विश्वसनीय साझेदार की आवश्यकता है। लिंडन ने अहंकार भरे लहजे में कहा, अच्छा, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आप पूरे ब्रिटेन में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो पूरे देश में सामान पहुंचा सके, तो आपको हमारे शेल्बी परिवार के अलावा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हम पाउडर का धंधा नहीं करते। टॉमी थोड़ा मुस्कुराया। बाहर के लोग उन्हें पीकी ब्लाइंडर्स कहते हैं, लेकिन ज्यादातर गिरोहों की तरह वे खुद को सरगना के उपनाम से बुलाते हैं। टॉमी को लिंडन के अहंकार से कोई आपत्ति नहीं थी। वो एक समझदार व्यक्ति था जो जानता था कि दुनिया की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। अमेरिका का उदय अजय था और मूंछ वाले आदमी के भारी प्रहारों के बाद ब्रिटेन ने उस साम्राज्य की भव्यता को बहुत पहले ही खो दिया था जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था। अब हर ब्रिटिश शहर में घमंडी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ने इस बात की पुष्टि कर दी। बिल्कुल, हम खतरनाक सामानों का व्यापार नहीं करते। दरअसल जिन सामानों का हमें वितरण करना है वे ठीक वही है जिनकी इस समय पूरे ब्रिटेन और यहां तक कि यूरोप को सख्त जरूरत है। लिंडन ने सिर हिलाया और फिर जोश की ओर देखा। संकेत को समझते हुए जोश ने डिब्बे को मेज पर अपने पैरों के पास रखा और उसे खोला। अंदर कुछ साधारण वस्तुएं थी, विभिन्न ब्रांडों के सिगरेट के कई पैकेट, कुछ खुला तंबाकू और कुछ डिब्बा बंद मांस। दरअसल जोश बहुत अधिक विविधतापूर्ण सामान लाया था, लेकिन ये वस्तुएं वैध व्यापार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं थी। सामान्य तौर पर केवल सिगरेट को ही कानूनी बिक्री के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, जबकि डिब्बाबंद मांस ठीक था, कम से कम सिद्धांत रूप में। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए डायनासोर के मांस के उन डिब्बों पर प्रतिबंध लग गया था। जब टॉमी ने डिब्बे के अंदर की चीजें देखी तो वो काफी हैरान रह गया। उसे संवेदनशील सामग्री मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सिगरेट और डिब्बाबंद मांस, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। शांति काल में तंबाकू को थोड़ा संवेदनशील माना जा सकता था, लेकिन मौजूदा युद्धकालीन स्थिति में जहां ब्रिटेन घरेलू सामान से लेकर हथियारों तक सब कुछ बेच रहा था, यह समस्या का विषय बिल्कुल नहीं था। अब ब्रिटेन की मौजूदा स्थिति में जो भी उपयोगी चीज लाई जा सकती थी उसे कानूनी माना जाता था और कोई शुल्क नहीं था, तस्करी बिल्कुल भी नहीं होती थी। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा महोदय, ये सामान आसानी से व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से बेचा जा सकता है। हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रस्ताव से आकर्षित होने के बावजूद टॉमी हिचकिचाया। दशकों तक आपराधिक दुनिया में रहने के कारण वो मुफ्त के लालच में विश्वास नहीं करता था। क्या इन सामानों में कुछ गड़बड़ हो सकती है? श्रीमान शेल्बी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप और आपके आदमी इन सामानों का स्वाद चख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये सभी बेहतरीन गुणवत्ता के हैं, बिल्कुल इन नमूनों की तरह। लिंडन ने टॉमी की चिंता को समझा, हल्की सी मुस्कान दी और तुरंत कोई पेशकश नहीं की, बल्कि सिगरेट का एक डिब्बा और मांस का एक डिब्बा निकालकर टॉमी को चखने के लिए दिया। ये देखकर टॉमी ने अपने एक अधीनस्थ की ओर देखा। उस व्यक्ति ने बिना झिझक के डिब्बा खोला और तुरंत मांस निकालकर अपने मुंह में ठूंस लिया। एक निवाला लेते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वो उसे भूख से चट करने लगा। ये नजारा देखकर लिंडन और जोश मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सच कहें तो डिब्बाबंद मांस अमेरिकी सैनिकों के लिए सैन्य राशन की तरह बहुत ही साधारण था। कुछ लोग तो इसे बेस्वाद भी कहते थे। ये बहुत नमकीन और चिकना था और बिना गर्म किए इसे आम आदमी के लिए निगलना मुश्किल था। लेकिन जिस उत्सुकता से उस व्यक्ति ने इसे खाया, उससे केवल एक ही बात स्पष्ट होती है, उसने लंबे समय से इतना तैलीय भोजन नहीं खाया था। अपने अधीनस्थ के शर्मनाक व्यवहार को देखकर टॉमी के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने चुपके से उसे एक लात मार दी। ब्रिटेन में बीते कुछ साल काफी कठिन रहे थे और यहां तक कि गिरोह से जुड़े लोगों की हालत भी खराब थी। उन्हें अक्सर भूखा रहना पड़ता था। फिर भी इस तरह का व्यवहार काफी शर्मनाक था। लात लगने के बावजूद उस आदमी ने खाना नहीं छोड़ा। उसने पूरा 1 पाउंड का डिब्बा खा लिया और फिर बचा हुआ हिस्सा भी चाट कर साफ कर दिया। टॉमी के बाकी आदमी ये सब देख रहे थे। उनके मुंह में पानी आ रहा था। हाँ, देहाती लड़के, हमारे सम्मानित अतिथियों के सामने इस तरह के व्यवहार के लिए क्षमा करें। टॉमी लिंडन को देखकर केवल असहज मुस्कान ही दे सका। श्री शेल्बी, आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहे हैं। ब्रिटेन बस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जैसे जैसे युद्ध की स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, मुझे यकीन है कि हालात जल्द ही सुधरेंगे। लिंडन ने असहजता को कम करने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, आपकी पिछली चिंता का जवाब सरल है। मेरे बॉस एक बार के सौदे की तलाश में नहीं है। वे एक स्थिर साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं जो युद्ध के बाद भी जारी रहे। लिंडन के ऐसा कहते ही टॉमी तुरंत समझ गया। जी हाँ, फिलहाल ब्रिटेन एक ऐसा बाजार था जहां खरीदारों का दबदबा था। कुछ भी बेचा जा सकता था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। डिब्बाबंद मांस का मूल्य तेजी से गिर जाएगा, जबकि तंबाकू हालांकि अभी भी मूल्यवान है, सरकार द्वारा नियंत्रण पुनः प्राप्त करते ही जल्द ही उसके निशाने पर आ जाएगा। इसलिए अगर वे तंबाकू या अन्य अवैध वस्तुओं जैसी तस्करी जारी रखना चाहते थे तो शेल्बी जैसे मजबूत गिरोह के साथ काम करना निश्चित रूप से सही रास्ता था।
मैंने जल्दबाजी कर दी। शेल्बी परिवार इस सौदे को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार है। हमें सामान कब मिलेगा और भुगतान कब होगा? भुगतान की बात आते ही टॉमी के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक उठी। इन दिनों तो मकान मालिकों के पास भी कोई बचत नहीं थी। ब्रिटेन में कीमतें आसमान छू रही थी और अगर जोश और उसके लोग जरूरत से ज्यादा सामान ले आते तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा गिरोह शेल्बीज भी शायद एक साथ सारा पैसा चुकाने में मुश्किल महसूस करता। ये तो आसान है, हम पहले सामान पहुंचा देंगे और भुगतान के लिए हम भौतिक वस्तुएं स्वीकार करेंगे, सोना, गहने, जमीन, कुछ भी, बशर्ते वो साफ सुथरा हो। लिंडन मुस्कुराया। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय, स्मैश्ड 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 52 पीएस बचे हैं। 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 124 तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त करें। अध्याय 71, हरी टोपी। 2 दिन बाद लिवरपूल के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम में थॉमस शेल्बी अपने आदमियों के साथ पहली खेप का निरीक्षण करने पहुंचे। एक पूरा गोदाम डिब्बाबंद सामान और सिगरेट से लबालब भरा हुआ था। इसके अलावा 300 आग्नेयास्त्र और गोला बारूद भी बरामद हुए। ये शेल्बी परिवार की ओर से एक अतिरिक्त अनुरोध था। ब्रिटेन का सबसे बड़ा गिरोह होने के बावजूद हथियार हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना कोई सोच सकता है। ब्रिटेन में बंदूक नियंत्रण हमेशा से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक सख्त रहा है। युद्धकाल के दौरान अमेरिकी सैनिकों के आगमन से पहले ब्रिटिश सेना ने हथियारों पर कड़े नियम लागू कर दिए थे, जिससे उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन हो गया था। शेल्बी परिवार के पास जो थोड़े बहुत हथियार थे वे युद्ध पूर्व के बचे हुए हथियार थे और उनके पास गोला बारूद की आपूर्ति चिंताजनक रूप से कम थी। हथियारों के बिना उनके सामान की प्रभावी ढंग से सुरक्षा करना चुनौतीपूर्ण था। जोश को इस तरह के वाजिब अनुरोध को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उसके पास अतिरिक्त हथियार भी थे, इसलिए शेल्बी को कुछ हथियार बेचना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जब थॉमस शेल्बी गोदाम में खड़े होकर भारी मात्रा में आपूर्ति को देख रहे थे तो उन पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 4 साल बाद उन्होंने इतनी प्रचुरता देखी थी। युद्ध से पहले ये सामान परिवार के लिए शायद ज्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन अब वे जीवन के समान ही अनमोल थे। फिर भी शिपमेंट कितना भी लुभावना क्यों न हो, शेल्बी का अपने समझौते का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, बस उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गोदाम के बाहर अमेरिकी सैनिकों की एक पूरी पलटन पहरा दे रही थी। ये व्यवस्था जोश के विमान में सैन्य अधिकारियों से मित्रता करने के परिणाम स्वरूप हुई। इनमें से एक अधिकारी, जो गोदाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर तैनात एक स्थानीय इकाई का प्रभारी अमेरिकी सेना का लेफ्टिनेंट था, कुछ बढ़िया शराब की बोतलों के प्रभाव में अपनी पलटन को पास में ही अभ्यास कराने की व्यवस्था करने के लिए राजी हो गया। इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ अगर शेल्बी में 10 गुना ज्यादा दुस्साहस भी होता तो भी वो कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। सैनिकों की गुणवत्ता के मामले में अमेरिकी सैनिक असाधारण नहीं थे, लेकिन युद्ध में केवल 3 वर्षों की भागीदारी के भीतर ही उनकी मारक क्षमता ने विश्वव्यापी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। लगभग 30 सैनिकों की एक प्लाटून आमतौर पर न केवल गैरान राइफल और थॉम्पसन राइफलें, बल्कि 2 हल्की मशीन गन, एक भारी मशीन गन और 3 मोर्टार भी ले जाती थी। इतनी मारक क्षमता के साथ माल की तस्करी को लूटने के लिए बदमाशों के गिरोह को भेजना हास्यास्पद होगा। इसके अलावा किसी भी ऐसे संघर्ष में जिसमें अमेरिकी हताहत होते, निस्संदेह गंभीर परिणाम होते और संभवतः अगले ही दिन बर्मिंघम पर अमेरिकी कब्जा हो जाता। स्वाभाविक रूप से जोश का उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अमेरिकी सेना की एकजुटता की प्रतिष्ठा का मतलब था कि शेल्बी उनके धैर्य की परीक्षा लेने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। निरीक्षण के बाद लिंडन ने शेल्बी से घमंडी लहजे में कहा, श्रीमान शेल्बी, मैं ये सामान आपके हवाले कर रहा हूं। मैं लंदन में आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, शेल्बी परिवार इस साझेदारी को बहुत महत्व देता है। हम 1 सप्ताह के भीतर भुगतान जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। शेल्बी ने लिंडन से हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया। फिर भी उनकी नजरें सूक्ष्म रूप से जोश की ओर गई, जो लिंडन के ठीक पीछे खड़ा था। हालांकि लिंडन श्नाइडर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी, लेकिन थॉमस शेल्बी की अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि युवा सहायक की भूमिका उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी जितना उसने दिखाया था। शेल्बी परिवार को माल सौंपने के बाद जोश और उसकी टीम अमेरिकी सैनिकों की पलटन के साथ पीछे हट गए। सहयोगी देशों के क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव की आड़ में काम करना वास्तव में संतोषजनक था। जीप में झूलते हुए लिंडन ने जोश से कहा, बॉस, मुझे लगता है उसने इसका हल निकाल लिया है। तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया भी? अगर वो समझदार है तो वो इसे अपने तक ही रखेगा। जोश ने बेफिक्री से हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच कहें तो ब्रिटेन में जोश को ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अगर युद्ध के बाद व्यापार को जारी रखने की उसकी योजनाएं न होती तो वो दिखावा करने की भी जहमत न उठाता। उस दौर में सैन्य आपूर्ति करने वाली कंपनियों से संबंध रखने वाले एक अमेरिकी नागरिक के रूप में जब तक जोश ब्रिटिश शाही परिवार के मामलों में दखल नहीं देता था, उसे डरने की कोई खास बात नहीं थी। कोई भी बड़ा मामला संभवतः प्रत्यर्पण में समाप्त होता,
जिससे उसे शायद ही कोई फर्क पड़ता था। पीकी ब्लाइंडर्स नामक एक द्वितीय श्रेणी के वितरक के साथ साझेदारी सुनिश्चित करने के बाद जोश का समूह अगले दिन लंदन के लिए रवाना हो गया। पीकी ब्लाइंडर्स को जो सामान उपलब्ध कराया जाता था वो अधिकतर निम्न श्रेणी का होता था। गिरोह की सामाजिक स्थिति को देखते हुए वे केवल इसी प्रकार की वस्तुओं का लेन देन करने के लिए उपयुक्त थे। सदियों के औपनिवेशिक शोषण के बावजूद अंग्रेजों के पास पर्याप्त वित्तीय भंडार थे। यहां तक कि आम नागरिक के पास भी अक्सर काफी संचित संपत्ति होती थी। युद्ध के दौरान कई ब्रिटिश नागरिकों के पास पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि सामान की कमी थी। उस समय ब्रिटेन पहुंचने वाले आपूर्ति से लदे किसी भी मालवाहक जहाज का सारा सामान कुछ ही दिनों में मूल कीमत से कई गुना अधिक दाम पर बिक जाता था। बात सामर्थ्य की नहीं, बल्कि उपलब्धता की थी। ये एक द्वीप राष्ट्र की अंतर्निहित कमजोरी थी। इसकी नाकाबंदी कर दो और कितना भी पैसा खर्च कर दो, आपूर्ति नहीं आएगी। हालांकि एक बार नाकाबंदी हट जाने के बाद ब्रिटेन की वित्तीय मजबूती तेजी से उबरने में सक्षम होगी। जोश का लक्ष्य बस इतना था कि वो इस धन का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए हड़प ले। जोश के भंडार में मौजूद उच्च श्रेणी की वस्तुओं में प्रीमियम चॉकलेट, सिगार, डिब्बाबंद फल, मादक पेय पदार्थ, ताजे फल और गोमांस, भेड़ और सुअर के मांस के टुकड़े शामिल थे। इस तरह की विलासिता की वस्तुओं का विपणन आम नागरिकों के लिए संभव नहीं था। केवल लंदन के अभिजात वर्ग ही उन्हें वहन कर सकते थे, जिससे अधिकतम लाभ सुनिश्चित होता था। इसके लिए जोश ने लंदन की प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के साथ सहयोग करने की योजना बनाई। घर घर जाकर सामान बेचना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। यह उसके लिए उचित नहीं था। जब तक जोश और उनका समूह लंदन पहुंचा, तब तक उनकी फिल्म कंपनी की अभिनेत्रियां युद्ध राहत संगठन की व्यवस्था के तहत अपने सैन्य दौरे के प्रदर्शन शुरू कर चुकी थी। वे रोजाना के शो में व्यस्त थी और होटल में मौजूद नहीं थी, केवल शाम को ही लौटती थी। जब अभिनेत्रियां उस रात लौटीं, तो जोश ने तुरंत एक समस्या को नोटिस किया। व्हिटनी और एंजेला कहां हैं? जोश ने भौहें चढ़ाते हुए समूह के 2 अंगरक्षकों से पूछा। लिंडन श्नाइडर का चेहरा भी गंभीर हो गया। माफ कीजिए महोदय, मिस व्हिटनी लंदन आने के बाद से हॉवर्ड स्टार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही है। एंजेला की बात करें तो वो जोसेफ कैनेडी नाम के एक अमेरिकी सेना अधिकारी के साथ काफी समय बिता रही है। वे दोनों अपनी मर्जी से गए थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, अंगरक्षकों ने असहजता से जवाब दिया, मुख्य रूप से लिंडन की ओर देखते हुए। आखिरकार वे जानते थे कि व्हिटनी और जोश का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था। व्हिटनी हॉवर्ड स्टार के साथ जो भी करती थी वो उसका निजी मामला था, जोश का नहीं। हालांकि एंजेला के कार्यों के कारण लिंडन को स्पष्ट रूप से हरी टोपी पहननी पड़ी थी। जोश केवल लिंडन के असमंजस भरे चेहरे को सहानुभूति भरी नजरों से देख सका। जोसेफ कैनेडी और मोनरो, ये वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण उलझन है, जोश ने सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय, स्मैश्ड 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 25 पीएस बचे हैं। 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 127 तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त करें। अध्याय 72 संघर्ष। patreon.com/dimofo पर जाकर वोट करें कि क्या हमें हर 12 घंटे में एक अध्याय यानी प्रतिदिन 2 अध्याय प्रकाशित करना चाहिए या प्रतिदिन एक ही समय पर 2 अध्याय प्रकाशित करने चाहिए। ये वोटिंग केवल इस सप्ताह के लिए खुली रहेगी। अगले कुछ दिनों में न तो जोश और न ही लिंडन ने एंजेला को उस होटल में लौटते देखा जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। बाद में उनके अधीनस्थों की पूछताछ के माध्यम से उन्हें पता चला कि कर्नल कैनेडी ने एंजेला के लिए लंदन के वेस्ट एंड में एक आवास की व्यवस्था की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी सेना ब्रिटेन में तैनात थी, तब लंदन का वेस्ट एंड इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए एक तरह से खेल का मैदान बन गया था। आम सैनिकों के लिए प्रमुख संवेदनशील इलाके हाइड पार्क और पिकाडिली सर्कस जैसे क्षेत्र थे, जहां रात की हवा में हीथर की तेज खुशबू फैली रहती थी। हर सुबह सफाई कर्मी पिछली रात के छोड़े गए हेलमेट से भरी बाल्टियां साफ करते थे। जी हां, इन लोगों ने तो उचित स्थान ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 18 लाख अवैध जन्मों का कुख्यात आंकड़ा सामने आया। नोट, मुझे नहीं पता कि लेखक को ये आंकड़े कहां से मिले हैं। हालांकि कैनेडी जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए सड़कों की अराजक रात्रि जीवन में कोई आकर्षण नहीं था। इसके बजाय वे आलीशान अपार्टमेंटों की ओर आकर्षित होते थे, जहां धनी विधवाएं और कभी कभी विवाहित महिलाएं उत्सुकतापूर्वक उनकी संगति की प्रतीक्षा करती थी। कई उच्च पदस्थ अधिकारी तो सीधे इन आलीशान आवासों में ही रहने लगे, मानो वे उस जगह के मालिक हों, और केवल दिन के समय ही अपने शिविरों में लौटते थे। कैनेडी जैसे नौसेना के पायलट कर्नल के लिए एंजेला को एक निजी आवास में ठहराना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन लिंडन के लिए यह एक प्रत्यक्ष अपमान था। फिर भी लिंडन आवेग में आकर निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से समाज के जटिल और अस्पष्ट क्षेत्रों में अपना रास्ता खोजने के अनुभव के कारण वे ऐसे असाधारण समय में एक शक्तिशाली, प्रभावशाली सैन्य अधिकारी का सीधे सामना करने की निरर्थकता को समझते थे। जोश को सलाह देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। लिंडन ने अपमान को नजरअंदाज करना और खुद को काम में व्यस्त रखना चुना।
लंदन में स्थानीय व्यापारिक अभिजात वर्ग से संपर्क करने और उच्च श्रेणी के सामान बेचने में जोश की सहायता की। लेकिन जोश और लिंडन दोनों इस बात से भली भांति अवगत थे कि यह मामला इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जहां उन्होंने कैनेडी के लिए परेशानी पैदा करने से परहेज किया, वहीं कैनेडी ने खुद जोश के साथ परेशानी मोल ली। लंदन के वेस्ट एंड में स्थित रेनबो कॉर्नर में, जो कि अमेरिकी रेड क्रॉस द्वारा विशेष रूप से अमेरिकी सैन्य कर्मियों के लिए संचालित एक प्रतिष्ठान है, जोश और एल्डो सहित अधिकारियों के एक समूह ने विदाई के अवसर पर टोस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए। रेनबो कॉर्नर अमेरिकी सैनिकों के लिए एक स्वर्ग था, जो 24 घंटे भोजन सेवा प्रदान करता था, और इसमें एक विशाल नृत्य तल था जिसमें 1000 जोड़ों तक को समायोजित किया जा सकता था। यह वही प्रतिष्ठित स्थान था जहां कैप्टन अमेरिका फिल्म में स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका ने पेगी कार्टर से नृत्य करने का वादा किया था। आमतौर पर आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन जोश एक अपवाद था, क्योंकि वह एक अमेरिकी होने के साथ साथ एक अर्धसैनिक व्यक्ति भी था, और साथ ही क्लब को आपूर्ति करने वाले के रूप में उसकी हालिया भूमिका भी इसका कारण थी। पिछले एक महीने में एक साधन संपन्न अमेरिकी उद्योगपति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा लंदन के उच्च समाज और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच फैल गई थी। यह सभा अधिकारियों को विदाई देने के लिए आयोजित की गई थी, क्योंकि प्रसिद्ध डी-डे आक्रमण की उल्टी गिनती अपने अंतिम सप्ताह की ओर अग्रसर थी। कल तक किसी भी अमेरिकी सैनिक को अपने ठिकानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। फिर मिलेंगे जोश। हालांकि दोबारा मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, एल्डो ने बियर का गिलास उठाते हुए कहा। बाहर सुरक्षित रहना दोस्त, तुम अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम विजयी होकर लौटोगे। मैं पहले से ही पेरिस में तुम्हारी जीत की पार्टी की योजना बना रहा हूं। जोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपना पेय एक ही बार में खत्म किया और एल्डो के कंधे पर थपथपाया। लेकिन उत्सव का माहौल अचानक ही बिगड़ गया। तुम पूंजीपति तो केवल मोर्चे के पीछे छिपकर बहादुर सैनिकों का खून चूस सकते हो। पास से एक तिरस्कारपूर्ण आवाज आई। समूह ने मुड़कर देखा तो कर्नल की वर्दी पहने एक व्यक्ति एंजेला के साथ खड़ा था। एंजेला ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और जोश की निगाहों से बचती रही। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं कर्नल? जोश ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वो पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि वो आदमी कौन है, लेकिन अनभिज्ञता का नाटक कर रहा था। जोसेफ कैनेडी। और आप जोश कहान होंगे? कैनेडी ने पास आते हुए जवाब दिया। लेकिन एल्डो ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक दिया। ये क्या है? एक मामूली लेफ्टिनेंट मेरे रास्ते में खड़ा है। कैनेडी ने ताना मारा। ओह, मुझे माफ करना कर्नल जी, मैं बस आपको ठीक से नमस्कार करना चाहता था। एल्डो ने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया और कैनेडी को तीखा सलाम किया। लेकिन आपके लहजे से लगता है कि आपको सेना में हमसे कोई समस्या है, और अगर मैंने ऐसा किया तो आप इसके बारे में क्या करेंगे लेफ्टिनेंट? कैनेडी ने तिरस्कार से भरी आवाज में पलटवार किया। कुछ नहीं महोदय, हम सेना में मूर्खों के साथ समय बर्बाद नहीं करते, एल्डो ने शांत भाव से उत्तर दिया। महोदय शब्द पर उसका जोर व्यंग्य से भरा हुआ था। क्रोधित होकर कैनेडी ने जवाब दिया। अच्छा, लगता है आप काफी साहसी हैं लेफ्टिनेंट। बस याद रखिए, यह पद का मामला नहीं है। उन्होंने अपना गिलास एंजेला को दे दिया, जो स्पष्ट रूप से असहज हो गई। जोसेफ, कृपया ऐसा मत करो, एंजेला ने कहना शुरू किया, लेकिन कैनेडी ने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया। चिंता मत करो प्रियतमा, उनकी हिम्मत नहीं होगी। कैनेडी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एल्डो की मुट्ठी सीधे उनके चेहरे पर पड़ी। जोश और अन्य सेना अधिकारी स्तब्ध रह गए। उनके दिल बैठ गए। यह बुरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एल्डो वास्तव में कैनेडी को मार देगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना केवल अवज्ञा ही नहीं था, यह आक्रमण की पूर्व संध्या पर नौसेना और सेना के बीच एक पूर्ण पैमाने पर संघर्ष को जन्म दे सकता था। उसे रोको, जोश चिल्लाया। अगर सिर्फ एक ही मुक्का मारा गया होता तो शायद स्थिति को शांत करने की गुंजाइश अभी भी होती, लेकिन अगर कैनेडी गंभीर रूप से घायल हो जाते तो एल्डो को निश्चित रूप से कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता। अन्य अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और एल्डो को दूसरा मुक्का मारने से पहले ही उसे खींचकर दूर कर दिया। तुम्हें धिक्कार है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कैनेडी दहाड़ते हुए लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने एल्डो पर हमला किया, लेकिन तभी एक मजबूत पकड़ ने उसे रोक दिया। कौन? कैनेडी ने कहना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा कि उन्हें किसने रोका है तो उनके शब्द गले में ही अटक गए। वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। कैप्टन अमेरिका। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय, स्मैश्ड 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 25 पीएस बचे हैं। 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 127 तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त करें। अध्याय 73 सीरम। कृपया पैट्रियन पर जाकर चैप्टर अपलोड शेड्यूल के लिए वोट करें। अभी तक केवल 3 लोगों ने वोट किया है। वोट करें, यह मुफ्त है। नोट, यह केवल इस सप्ताह के लिए खुला रहेगा। यह रहा आपका अतिरिक्त अध्याय। कैप्टन अमेरिका के हस्तक्षेप से लड़ाई स्वाभाविक रूप से अचानक रुक गई। हालांकि रेनबो कॉर्नर पर हुई झड़प ने बाहरी दुनिया में ज्यादा हलचल नहीं मचाई, लेकिन इसने अमेरिकी सेना के रैंकों में महत्वपूर्ण हलचल पैदा कर दी।
हालांकि अक्सर कहा जाता है कि अमेरिकी सेना का अनुशासन ढीला है, लेकिन ये बात ज्यादातर विदेशों में उनके व्यवहार के संदर्भ में कही जाती है। आंतरिक रूप से उनका अनुशासन काफी सख्त बना हुआ है, चाहे वो कर्नल कैनेडी द्वारा जानबूझकर जोश को उकसाना हो, जो युद्ध प्रयासों में योगदान देने वाला एक देशभक्त था, या एल्डो द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना हो। दोनों को गंभीर उल्लंघन माना गया, जिसके गंभीर परिणाम हुए। नॉर्मंडी में उतरने से ठीक पहले घटी इस घटना ने इसे विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया। नौसेना और सेना के बीच अंतर्निहित तनाव ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया, जिससे मामले का समाधान और भी नाजुक हो गया। अंततः विवाद उच्च स्तर तक पहुंच गया, यहां तक कि यूरोप में मित्र देशों की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल आइजनहावर का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। सौभाग्य से यूरोपीय मोर्चे पर उनका अधिकार पूर्ण था, जिससे विवाद का समाधान संभव हो सका। प्रशांत क्षेत्र में, जहां निमित्ज और मैकार्थर जैसे नेताओं के बीच अक्सर टकराव होते थे, ऐसे विवादों को संभालना कहीं अधिक कठिन होता। 2 दिन बाद आंतरिक कोर्ट मार्शल की सुनवाई के बाद फैसले सुनाए गए। कर्नल कैनेडी को 2 रैंक नीचे कर दिया गया, लेकिन उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई। एल्डो से उनका अधिकारी पद छीन लिया गया और उन्हें गैरक मिशन अधिकारी के पद पर पदावनत कर दिया गया। पहली नजर में सजाएं संतुलित लग रही थी। उच्च पद पर होने के कारण कैनेडी को अधिक कठोर दंड का सामना करना पड़ा, लेकिन जो लोग इस मामले की जानकारी रखते थे, जिनमें जोश भी शामिल था, वे समझते थे कि एल्डो को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। नौसेना में पायलट और प्रभावशाली कैनेडी परिवार के सदस्य होने के नाते कैनेडी के लिए अपना पद पुनः प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि एल्डो के लिए आम सैनिक से फिर से अधिकारी बनने का रास्ता लगभग असंभव था। सौभाग्यवश एल्डो के कमांडिंग ऑफिसर ने उसकी वकालत की और उसे एक जीवन रेखा दिला दी, एक विशेष मिशन। यदि एल्डो इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता तो उसके खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए जाते, लेकिन यह मिशन बेहद जोखिम भरा था। वाशिंगटन में कुछ यहूदी अधिकारी स्पष्ट कारणों से कुछ एसएस अधिकारियों से बदला लेना चाहते थे। इस मिशन के तहत एल्डो और अन्य बदनाम सैनिकों की एक टुकड़ी को इन अधिकारियों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था, जिनमें से कई पेरिस में तैनात थे। आर्मी एयर कॉर्प्स के एक अड्डे पर जोश ने एल्डो को उसके जाने से पहले विदाई दी। पूरी तरह से सुसज्जित और विमान में सवार होने ही वाला एल्डो ने हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में जोश का अभिवादन किया। औपचारिकताएं मत करो, मिशन पूरा होते ही मैं पेरिस में तुम्हारे लिए एक शानदार जश्न मनाऊंगा, जोश ने कहा। तो फिर बढ़िया शराब तैयार रखो, एल्डो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जोश की बाह पर हल्के से एक मुक्का मारा। जोश मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एल्डो उनकी जान पहचान को देखते हुए इस इशारे से हैरान था, फिर भी उसने हाथ मिलाया। उसे आश्चर्य हुआ जब जोश ने हाथ मिलाते समय उसके हाथ में एक ठंडी बेलनाकार वस्तु थमा दी। सिर्फ आपातकालीन स्थिति में, बस इंजेक्शन लगा दो, जोश ने फुसफुसाते हुए एल्डो को थोड़ी देर के लिए गले लगाया। इतना कहकर वे अलग हो गए। विमान में सवार होने के बाद एल्डो ने उस वस्तु की जांच की जो जोश ने उसे दी थी, एक चिकनी धातु की सिरिंज जिसमें एक पारदर्शी खिड़की थी, जिससे अंदर एक चमकदार हरा तरल पदार्थ दिखाई दे रहा था। यह क्या है? एल्डो ने हैरानी से पूछा। जोश पर पूरा भरोसा करते हुए उसने सिरिंज को एक तरफ रख दिया, ये सोचते हुए कि यह किसी गंभीर परिस्थिति में काम आने वाला कोई जीवन रक्षक उपकरण होगा। जोश का उपहार वास्तव में एक अद्भुत रचना थी। सिरिंज में यूरी द्वारा विकसित एक नए प्रकार का सुपर सोल्जर सीरम था, जिसे वीटो नामक एक प्रायोगिक सुपर सोल्जर के दोषपूर्ण रक्त से संश्लेषित किया गया था। इसमें रेड अलर्ट की दुनिया के बीस्टिफिकेशन सीरम के तत्वों को डायनासोर डीएनए के साथ मिलाकर एक असाधारण फार्मूला बनाया गया था। इंजेक्शन लगाने पर यह सीरम उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से स्पाइडरमैन के छिपकली जैसे डायनासोर योद्धा में बदल देता है। यह परिवर्तन उपयोगकर्ता की ताकत, गति और प्रतिक्रिया समय को काफी बढ़ा देता है। साथ ही उन्हें छोटी और मध्यम कैलिबर की गोलियों से अप्रभावित कर देता है और तेजी से पुनर्जनन क्षमता प्रदान करता है। इसका नकारात्मक पहलू क्या था? इसका असर केवल 4 से 6 घंटे तक ही रहता था और इस दौरान उपयोगकर्ता की तर्क शक्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती थी। सौभाग्य से सीरम का असर खत्म होने के बाद उनकी मानसिक स्थिति सामान्य हो गई। कैदियों पर किए गए व्यापक मानव परीक्षणों से तत्काल कोई दुष्प्रभाव नहीं होने की पुष्टि हुई, हालांकि दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात रहे। इसीलिए जोश ने एल्डो को सलाह दी थी कि इसका उपयोग केवल जानलेवा स्थितियों में ही करें। रेनबो क्लब की घटनाओं के बाद जोश के मन में एल्डो के लिए वास्तव में सम्मान की भावना जागृत हो गई थी। जोश के लिए अपने करियर को जोखिम में डालने की एल्डो की तत्परता ने वफादारी का ऐसा स्तर दिखाया जो मिलना मुश्किल था। युद्ध के मैदान में एल्डो का बेवजह शहीद होना एक त्रासदी होती। जैसे ही जोश ने एल्डो के विमान को आकाश में गायब होते देखा, उसने आह भरी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि कैनेडी और एल्डो दोनों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन रेनबो कॉर्नर घटना के परिणाम कहीं अधिक गंभीर थे। कैनेडी के पदावंती ने उनके करियर को गंभीर झटका दिया और कैनेडी परिवार के मन में जोश के प्रति स्वाभाविक रूप से द्वेष पैदा हो गया। कैनेडी परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घटना किसने शुरू की थी, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता थी। जोश जानता था
कि उसने शक्तिशाली दुश्मन बना लिए है, लेकिन क्लब में हुई झड़प के दौरान केनेडी द्वारा किया गया खुला अपमान उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। शुरुआत में जोश ने एंजेला के साथ हुए इस मामले को मामूली समझकर टाल दिया था। हालांकि कैनेडी की सार्वजनिक उकसावे वाली हरकत हद पार कर चुकी थी। भले ही जोश को शक था कि आगे आने वाले खतरनाक मिशनों के कारण कैनेडी अगले कुछ महीनों तक जीवित नहीं रह पाएगा, फिर भी उसने इस मामले को यूं ही छोड़ने का फैसला नहीं किया था। जैसे ही जोश हवाई अड्डे से निकलने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि कैप्टन अमेरिका और हाउलिंग कमांडो तैनाती के लिए तैयार हो रहे थे। अजीब बात है, जोश ने सोचा, डी-डे लैंडिंग में बस कुछ ही दिन बचे हैं। कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम क्या कर रही होगी? क्या वे भी दुश्मन की सीमा के पीछे जा रहे हैं? इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय स्मैश्ड, 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय स्मैश्ड, 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 72 पीएस बचे हैं। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 127 तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त करें। अध्याय 74, जनरल मैकगिनेस। कैप्टन एल्डो के मामले में मदद करने के लिए धन्यवाद। हालांकि वे बहुत करीबी नहीं थे, फिर भी जोश ने कैप्टन अमेरिका का अभिवादन करना उचित समझा। उनके हस्तक्षेप के बिना एल्डो का मामला इतनी जल्दी हल नहीं हो पाता। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो कुछ भी सच सच बताया वही कहा, कैप्टन अमेरिका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। और तुम कहां जा रहे हो? जोश ने उत्सुकता से अपने पीछे खड़े हाउलिंग कमांडो की ओर देखा। हम स्टालिनग्राद जा रहे हैं, कप्तान ने बिना किसी झिझक के अपने गंतव्य का खुलासा कर दिया। हालांकि सैन्य अभियान आमतौर पर गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने जोश जैसे व्यक्ति को, जो कि सैन्य मामलों का लगभग अंदरूनी जानकार था, संभावित स्थान का उल्लेख करना सुरक्षित समझा। उन्होंने समय या मिशन के विवरण जैसी विशिष्ट जानकारी नहीं दी, इसलिए ये नियमों का उल्लंघन नहीं था। उन्हें जाते हुए देखकर जोश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कॉमिक बुक के तर्क पर आधारित दुनिया की यही खासियत है, उसने सोचा। सोवियत संघ को यहां मेरी मूल दुनिया से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेड स्कल की हाइड्रा जर्मन सेना की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मित्र राष्ट्र नॉर्मंडी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान स्टालिनग्राद की लड़ाई अभी भी जारी थी और कैप्टन अमेरिका को सहायता के लिए भेजा जा रहा था। वर्तमान में यूरोप दो भागों में बंटा हुआ था। उत्तरी जर्मनी और फ्रांस तथा पोलैंड जैसे क्षेत्र नाजी नियंत्रण में थे, जबकि बवेरिया से स्टालिनग्राद तक के दक्षिणी क्षेत्र हाइड्रा के शिकंजे में थे। टेसरैक्ट द्वारा संचालित रेड स्कल की उन्नत तकनीक ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। अगर कैप्टन अमेरिका लगातार हाइड्रा की हथियार सुविधाओं को नष्ट नहीं कर रहा होता, तो इटली में मित्र देशों की सेना शायद पहले ही समुद्र में धकेल दी गई होती, जोश ने सोचा। खैर, अब समय आ गया है कि मैं हाइड्रा के खिलाफ लड़ाई में और अधिक योगदान दूं। जोश मुस्कुराया और अपनी इंतजार कर रही जीप की ओर मुड़ गया। मुझे कर्नल रॉस के कार्यालय ले चलो, उसने अपने ड्राइवर वीटो को निर्देश दिया। विटो ने चुपचाप सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जिस कर्नल रॉस से जोश मिल रहा था, वो भविष्य में मशहूर होने वाला कुख्यात थंडरबोल्ट रॉस नहीं था। घटनाक्रम के अनुसार रॉस का जन्म भी शायद तब तक नहीं हुआ था, बल्कि ये कर्नल विलियम रॉस थे, जो एल्डो के वरिष्ठ अधिकारी थे और जिन्होंने एल्डो को यह खतरनाक मिशन सौंपा था ताकि वे खुद को साबित कर सके। समान रुचियों के कारण जोश का उनसे अच्छा संबंध बन गया था। अब जोश और कैनेडी परिवार के बीच दरार पैदा होने के साथ ही सेना में उनका झुकाव स्पष्ट होता जा रहा था। कैनेडी परिवार का नौसेना में काफी दबदबा था। एक भाई नौसेना विमानन में, दूसरा नौसेना खुफिया विभाग में और एक अन्य जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, वे भी नौसेना में ही थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए जोश ने स्वाभाविक रूप से सेना के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की। जब जोश कर्नल रॉस के कार्यालय में पहुंचा, तो वो एक अन्य विशिष्ट अतिथि को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एक वरिष्ठ अधिकारी जिसके कंधों पर 3 चमकते सितारे थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल। श्रीमान खान, कृपया अंदर आइए, मैं आपको जनरल जॉन मैकगिनेस से मिलवाता हूं। कर्नल रॉस ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जनरल, जोश ने आदरपूर्वक कहा, ये समझते हुए कि इतने उच्च पद के व्यक्ति पर अच्छी छाप छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, श्रीमान खान, जनरल मैकगिनेस ने नरम स्वर में उत्तर दिया। आप जैसे होनहार युवाओं से मिलना हमेशा सुखद होता है। आप उन कुछ अन्य लोगों से कहीं बेहतर है जिनसे मैं मिला हूं। जोश ने उस रहस्यमय टिप्पणी पर अपनी भौहें ऊपर उठाई। वो निश्चित नहीं था कि यह प्रशंसा थी या नहीं। हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नौजवान, बस एक बूढ़ा सिपाही अपने मन की बात कह रहा है। मैकगिनेस ने हंसते हुए जोश की उलझन को नजरअंदाज कर दिया। कर्नल रॉस ने तुरंत बातचीत को एक अप्रत्याशित दिशा में मोड़ दिया। श्रीमान खान, क्या आपने अपनी कंपनी के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की इच्छा का जिक्र नहीं किया था? इस भूमिका के लिए जनरल मैकगिनेस के बारे में आपकी क्या राय है? जोश क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल सलाहकार के रूप में यह तो अभूतपूर्व था। यह विचार पूरी तरह से आकस्मिक नहीं था। जोश ने रॉस से सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अपनी रुचि और सेना की जरूरतों को समझने वाले सलाहकारों की आवश्यकता के बारे में बताया था।
लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रॉस मैकगिनिस जैसे कद के व्यक्ति की सिफारिश करेगा। जोश ने ईमानदारी से कहा, वैसे इतने कुशल जनरल को अपने साथ पाकर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मौजूदा युद्ध को देखते हुए मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपके पद का कोई व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण समय में पद छोड़ने पर विचार क्यों करेगा। मैकगिनिस के गहरी सांस लेने से कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने स्वीकार किया, सच तो यह है कि एल्डो की तरह मैंने भी एक गंभीर गलती की है। मुझे मेरे पद से हटा दिया गया है और मेरे पास सेवानिवृत्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैकगिनिस की बात जोश ध्यान से सुन रहा था। उसकी बर्खास्तगी का कारण एक विवाद था जिसमें स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व के स्टार वैज्ञानिक हॉवर्ड स्टार्क शामिल थे। समस्या की जड़ क्या थी? मिडनाइट ऑयल नामक एक रहस्यमय प्रायोगिक पदार्थ। यह वही दवा थी जिसका जिक्र व्हिटनी फ्रॉस्ट ने लॉस एंजल्स में किया था, और यही एक कारण था कि वो खुद मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हुई थी। अध्याय 75, तेज रोशनी। क्या आप अगला अध्याय तुरंत पढ़ना चाहते हैं? पैट्रियन पर हमसे जुड़े और अध्याय 130 तक का शुरुआती एक्सेस पाएं। जनरल मैकगिनिस का सामना करते हुए, जो संभावित रूप से उनके भावी नियोक्ता बन सकते थे, जोश ने कर्नल रॉस के सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे तौर पर सब कुछ बता दिया। यह परियोजना मैकगिनिस के नेतृत्व में और हॉवर्ड द्वारा इसके क्रियान्वयन के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसका उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों की सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दवा विकसित करना था। इस दवा को मिडनाइट ऑयल कहा गया। हालांकि चूहों पर किए गए प्रारंभिक परीक्षणों के बाद हॉवर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यह असफल रही, लेकिन जनरल मैकगिनिस को यह विश्वास नहीं था कि जिस दवा को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी वो असफल रही। उनका मानना था कि वास्तविक युद्ध में इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। बेशक वो जानता था कि इस दवा का इस्तेमाल उसके अपने सैनिकों पर नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने हॉवर्ड की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और सोवियत सैनिकों के लिए अग्रिम मोर्चे पर हवाई मार्ग से भेजी जाने वाली आपूर्ति में उस दवा को शामिल कर लिया। इसका परिणाम विनाशकारी रहा। लगभग 300 सैनिकों वाली एक उन्नत सोवियत इकाई पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसमें केवल 4 ही जीवित बचे। इसके बाद हॉवर्ड और जनरल मैकगिनिस के बीच हिंसक टकराव हुआ, जो अंततः कमान के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। अंततः सेना ने हॉवर्ड स्टार्क का साथ दिया और घटना को शांत करने के लिए उन्हें करोड़ों डॉलर का अनुबंध दिया। जनरल मैकगिनिस को सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और एक निश्चित अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया। यह निस्संदेह सेना के लिए एक आंतरिक घोटाला था और मैकगिनिस के करियर पर एक बड़ा धब्बा था, लेकिन जिद्दी और कुछ हद तक अस्थिर स्वभाव वाले उस बूढ़े जनरल का जोश से कुछ भी छिपाने या झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, जिसे वो अपना सहयोगी मानता था। मैकगिनिस के बोलने के बाद जोश ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कुछ देर सोच विचार में डूब गया। हालांकि उनके विचार इस बात पर नहीं थे कि घोटाले के कारण मैकगिनिस को नौकरी पर रखने से इनकार किया जाए या नहीं, बल्कि इस बात पर थे कि इस मिडनाइट ऑयल नामक दवा की प्रकृति उस दवा से कितनी मिलती जुलती थी जिसका जिक्र यूरी ने अतीत में उनसे किया था। यह दवा एक द्वितीयक मानसिक कारक थी जिसका उपयोग यूरी की सेना में आम सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। यूरी के बुनियादी सैनिकों, यूरी न्यू रिक्रूट्स, ने इस दवा के इस्तेमाल से अपनी सतर्कता में सुधार किया था और यहां तक कि टेलीपैथी जैसी थोड़ी बहुत मानसिक क्षमताएं भी हासिल कर ली थी। हालांकि युद्ध में इन मानसिक क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सैनिकों को विशेष मानसिक हेलमेट की आवश्यकता थी। इनके बिना एक सामान्य सैनिक द्वारा लगाई गई मानसिक ऊर्जा कमजोर और व्यावहारिक रूप से बेकार थी। लेकिन हेलमेट के बिना भी यह दवा एक शक्तिशाली और उपयोगी युद्ध क्षमता बढ़ाने वाली दवा थी। समस्या सिर्फ यह थी कि इस दवा के न्यूरोएक्टिव गुणों के कारण इसके दुष्प्रभाव होते थे, जिससे इसकी लत लग जाती थी। लेकिन ये दुष्प्रभाव मिडनाइट ऑयल नामक दवा के दुष्प्रभावों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, जिसके इस्तेमाल से लगभग जानलेवा परिणाम हो सकते थे। श्रीमान खान, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप बोल सकते हैं। मैं इस तरह की छोटी सी बात पर किसी नौजवान के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा, मैकगिनिस ने आह भरते हुए कहा, यह सोचते हुए कि जोश उसे अस्वीकार करने पर विचार कर रहा है। नहीं 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 जनरल, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं आपको अस्वीकार करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं। वास्तव में मैं आपको नौकरी पर रखने के लिए बहुत इच्छुक हूं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि शायद इस स्थिति को सुधारने का अभी भी कोई रास्ता हो। जोश ने जल्दी से हाथ हिलाकर बात स्पष्ट की। वो ईमानदार था। मैकगिनिस से जुड़ा घोटाला वास्तव में एक गंभीर मुद्दा था, लेकिन यह ज्यादातर एक राजनीतिक मामला था। मैकगिनिस के पास मौजूद जबरदस्त संपर्कों की तुलना में एक छोटा मोटा घोटाला कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जिस व्यक्ति को मैकगिनिस ने नुकसान पहुंचाया था वो एक सोवियत सैनिक था, न कि अमेरिकी नागरिक, इसलिए इसका जोश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि यदि संभव हो तो मैकगिनिस का सेना में रहना और भी अधिक फायदेमंद हो सकता है। श्रीमान काहन, आपका इससे क्या तात्पर्य है? मैकगिनिस और कर्नल रॉस ने एक दूसरे को जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। मैंने पहले बताया था ना कि मुझे सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में रुचि है। दरअसल मैं कर्नल रॉस से एक नए प्रकार की युद्ध औषधि की सिफारिश करने आया था, और संयोग से इस औषधि का असर नाइट लाइट से काफी मिलता जुलता है, शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली।
इससे कुछ असाधारण क्षमताएं भी मिल सकती है। बेशक इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि खुराक नियंत्रित न होने पर लत लगने का खतरा, ठीक मॉर्फिन की तरह। और हाँ, ये थोड़ी महंगी भी है, जोश ने बिना किसी झिझक के समझाया। बेशक महंगा वाला हिस्सा तो सिर्फ दिखावा था। यूरो की सेना द्वारा इस दवा के व्यापक उपयोग को देखते हुए इसकी वास्तविक लागत मॉर्फिन की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन क्या इससे जोश को ऊंची कीमत वसूलने से रोका? नहीं श्रीमान खान, क्या यह सच है? जोश की बातों से मैकगिनिस और कर्नल रॉस दोनों ही स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गए। क्या मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण है? जोश मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। न तो मैकगिनिस और न ही कर्नल रॉस ने कोई जवाब दिया, क्योंकि वास्तव में जोश के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। क्या आपके पास कोई नमूना है? मैकगिनिस ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, ये एक जैविक प्रयोगशाला में है, जिसे मैंने कुछ समय पहले ही खरीदा है, और मैंने एक दवा कारखाना भी खरीदा है, ताकि अगर सेना को इसकी जरूरत पड़े तो हम तुरंत उत्पादन शुरू कर सके। जोश मुस्कुराया। मैंने कभी इस दवा का नाम नहीं सोचा था, लेकिन अब लगता है कि हमें इसे ब्राइट लाइट कहना चाहिए। आपका क्या विचार है? वास्तव में जोश ने प्रयोगशाला के उपकरणों को अपडेट करने के बाद यूरी से इस अत्यंत व्यावहारिक दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करवा दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे ब्राइट लाइट ड्रग कहा जाएगा। चलो अब चलते हैं और इस दवा के असर देखते हैं। मैकगिनिस और कर्नल रॉस अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रहे थे। अगर वे दवा के प्रभावों की पुष्टि कर सकें और आक्रमण से पहले सेना के एक हिस्से पर इसका इस्तेमाल कर सकें, तो एक छोटा सा सुधार भी मैकगिनिस के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। वो अपने करियर को यही खत्म नहीं होने देना चाहता था, खासकर तब जब वो पहले से ही मेजर जनरल के पद पर था। जहां तक हावर्ड स्टार्क को इससे ठेस पहुंचने की बात है, प्लीज, जोश उन्हें जानता नहीं था, और जब तक जोश सैन्य उद्योग में शामिल था, हावर्ड स्टार्क ही उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। उन्हें नाराज करने का कोई खास महत्व नहीं था। इसी बीच लंदन के एक आलीशान बंगले में नशे में धुत हॉवर्ड व्हिटनी के कंधे पर हाथ रखे हुए उसे अपनी निजी प्रयोगशाला का दौरा करा रहा था। अरे हॉवर्ड, तुम तो सच में प्रतिभाशाली हो। वैसे वो उधर क्या है? व्हिटनी हॉवर्ड के कंधे पर झुकते हुए पीछे की ओर एक अलग थलग प्रयोगशाला की ओर इशारा किया। अरे ये तो कुछ खतरनाक रसायन और पदार्थ है, मैं आपको वहां नहीं ले जाऊंगा। हॉवर्ड ने प्रयोगशाला की ओर देखते हुए और हाथ हिलाते हुए कहा। हावर्ड, मुझे तुम्हारी प्रतिभा बहुत पसंद है, तो कैसा रहेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा आविष्कार एक साथ बहुत अच्छा लगेगा? अचानक व्हिटनी एक नए रोटरक्राफ्ट के केबिन में कूद गई, अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई और मोहक अंदाज में हावर्ड को अपनी लंबी पतली टांगे दिखाई। है, हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही चल रहा है, हॉवर्ड ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, और वे तुरंत मशीनों के बीच आनंद लेने लगे। हालांकि हॉवर्ड ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि व्हिटनी, जो उसे खुश करने का नाटक कर रही थी, बीच बीच में ड्रग प्रयोगशाला की ओर नजरें डालती रहती थी। अगर हम अगले 12 घंटों में अपना तीसरा पीएस लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो मैं चौथा अतिरिक्त अध्याय लक्ष्य दे दूंगा। कृपया पैट्रियन पर जाकर चैप्टर अपलोड शेड्यूल के लिए वोट करें। अभी तक केवल 4 लोगों ने वोट किया है। वोट करें, ये मुफ्त है। नोट, ये वोटिंग केवल इस सप्ताह के लिए खुली रहेगी। इस सप्ताह के लक्ष्य 50 पीएस पहला अतिरिक्त अध्याय स्मैश्ड, 125 पीएस दूसरा अतिरिक्त अध्याय स्मैश्ड, 200 पीएस तीसरा अतिरिक्त अध्याय। जल्दी करें, अगले अतिरिक्त अध्याय के लिए केवल 64 पीएस बचे हैं। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है, और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है, और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।